सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं शिप्रा तिवारी और यहाँ पर आपको बिल्कुल फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाता है मेरे बच्चों, ताकि आप अपने लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर सके। सो आज की कहानी जो मुझे सुनानी आप सुनेंगे अपनी और सिर्फ अपनी शिप्रा मैम की ज़बानी। आई नो कि इसमें और इनमें थोड़ा सा अंतर है, पर परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है और जो लोग बदलते हुए एनवायरनमेंट से अपने आप को ढाल लेते हैं वही कहलाते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, ये डार्विन का रूल है। ओके ओके ओके, तो बदलते हुए एनवायरनमेंट को एक्सेप्ट कर लेना, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वर्किंग एनवायरनमेंट में हम अपने आप को थोड़ा सा चेंज करते हैं तो चेंज जो होता है थोड़ा सही लगता है। हमेशा ऐसे ही रहेंगे तो कैसे सही रहेगा, तो एक्सेप्ट करो चेंज को थोड़ा सा। ठीक है, तो मैम अभी मुझे कल किसी ने बोला मैम इतनी मोटी थी इतनी पतली हो गई। बेटा इतने मोटे रहेंगे तो फिर डिजीज कितनी सारी होंगी, तो इसलिए थोड़ा सा मैम पतली होने की कोशिश कर रही है। पर तुम ऐसे बोलोगे तो मैम फिर खाना शुरू कर देगी और ठीक है गुब्बारा हो जाएगी। तो प्लीज मैम को थोड़ा मोटिवेट करो। ओके, सो आज हम क्या सॉल्व करने वाले हैं वो देखते हैं। आज हम सॉल्व करने वाले हैं सीबीएसई का सैंपल पेपर का आपका सॉल्यूशन। और ऑब्वियसली हम किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? बायोलॉजी के बारे में। हम लोगों ने फास्ट ट्रैक रिवीजन कर लिया है रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, तो आई होप उसके सवाल तो आपको बन जाएंगे। बस अभी जल्दी कभी मैं रिलीज करूंगी आपका हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का रिवीजन, ठीक है, और फिर मैं रिलीज करूंगी रिप्रोडक्शन का वन शॉट रिवीजन। ठीक है, चलिए तो आज शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। आइए देखते हैं क्या सवाल आया है। जनरल इंस्ट्रक्शन देख लेते हैं एक बार। सारे क्वेश्चन करना इज कंपलसरी, कुछ छोड़ना नहीं है। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको लिखना है, सब्जेक्टिव पेपर है, ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, अभी कुछ नहीं है, बस सैंपल पेपर हम सॉल्व करवाने वाले। सीबीएसई का मन कब बदल जाता है आपको तो पता ही नहीं है। ठीक है, तो आप लोगों को एमसीक्यू करने की तो आदत है, आपको पता है कि एमसीक्यू कैसे होते हैं। और अब हम सॉल्व करेंगे जो इस बार का पेपर आया है, वो सब्जेक्टिव पेपर आया है, तो उसका हम लोग सोल्यूशन देख रहे हैं। एमसीक्यू की लास्ट टर्म 1 में आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि आई होप कि उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पर अगर आप कोई सैंपल पेपर एमसीक्यू आएगा तो उसका भी सोल्यूशन मैं आपको दूंगी। सारे क्वेश्चन करना कंपलसरी है। इस पेपर के 3 सेक्शन है। ठीक है, इस पेपर में टोटल 15 क्वेश्चन है। ओके, माइनस मार्किंग नहीं है, तो सारे ही आपको अटेम्प्ट करने हैं। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन है, ये साइंस का है पूरा। मैं सिर्फ वही क्वेश्चन उठाऊंगी जो बायोलॉजी वाले हैं। ठीक है, सेक्शन ए में टोटल 7 क्वेश्चन है, सातों क्वेश्चन जो है 2 मार्क के हैं। सेक्शन बी में 6 क्वेश्चन है जो कि 3 मार्क के हैं। ठीक है, और सेक्शन सी में 2 केस बेस्ड क्वेश्चन है और दोनों जो है 4-4 मार्क के हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपको 15 क्वेश्चन करने हैं। इंटरनल चॉइसेस हैव बीन प्रोवाइडेड इन सम क्वेश्चन, कुछ क्वेश्चन ऑप्शंस में दिए हुए हैं। ठीक है, और जो है स्टूडेंट को कोई एक अटेम्प्ट करना है जो उनका मन करे। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं कि ज़्यादा होशियारी मारने के लिए दोनों अटेम्प्ट कर लेते हैं, पर बेटा जी ऐसा नहीं करना है। इसमें मैंने बहुत सारे में आपको आंसर्स भी लिख के दिया है, तो आप बहुत सारे के आंसर नहीं भी लिखे हैं, तो वहाँ पर मैं आपको लिख के बताऊंगी कि प्रॉपरली आपको कैसे अटेम्प्ट करना है और कैसे इसको सॉल्व करना है। ठीक है, तो अभी मैं इसको प्रॉपरली एक्सप्लेन भी करूंगी कि अगर इसके अलावा भी कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप कैसे लिखोगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमको बात करनी है ट्रेस द पाथ ऑफ अ मेल गैमीट टेक्स टू फर्टिलाइज अ फीमेल गैमीट आफ्टर बीइंग रिलीज फ्रॉम द पेनिस। हमको ये पूछ रहा है सवाल नंबर 1, मतलब बायोलॉजी का सवाल नंबर 1, आपके पेपर में क्वेश्चन नंबर 3 है ये। ठीक है, इसमें हमको ये पूछा जा रहा है प्यारे बच्चों कि आप बताइए कि अगर एक बार मेल पेनिस से इजैकुलेट हो गया सीमेन। हम लोगों ने पूरा फास्ट ट्रैक रिवीजन कर लिया और उम्मीद कर रही हूं कि वो आपने अच्छे से देखा होगा। ठीक है, तो हम लोगों ने उसमें ये पढ़ा कि जब भी मेल पेनिस से इजैकुलेशन हो जाता है और इजैकुलेशन जब फीमेल वेजाइना में गिरता है तो उसके बाद क्या पाथवे फॉलो होता है। तो आई होप कि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो इसमें अब आपको ये बताना है कि क्या क्या प्रोसेस हम फॉलो करेंगे। तो देखिए, स्पर्म एंटर्स द वेजाइना ड्यूरिंग इंटरकोर्स। सबसे पहले इंटरकोर्स होगा, मेल पेनिस गेट इंसर्टेड इनटू द वेजाइना और स्पर्म को सबसे पहले रिलीज किया जाएगा वेजाइना में। वेजाइना के ऊपर होता है बच्चों जी क्या हमारा, यहाँ होता है सर्विक्स। क्या होता है? सर्विक्स। और सर्विक्स के बाद आपका स्पर्म जाता है यूटेरस में। कहाँ जाता है? यूटेरस में। वो बहुत गंदा लिख दिया मैंने। ठीक है, सर्विक्स के बाद आपका स्पर्म जाता है यूटेरस में और फिर यूटेरस में ये जाता है इस जगह पर जिसको हम कहते हैं फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में एक स्पेशल रीजन होता है जिसे कहते हैं एम्पुला। ये नहीं भी बनेगा क्योंकि ये बहुत स्पेसिफिक है, तो अगर ये नहीं भी बनेगा तो भी चलेगा बेटा। ठीक है, तो यहाँ पर गया और फिर यहाँ से आपके ओवा से फर्टिलाइज किया। यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है बच्चों, ये दिखा रहा है फर्टिलाइजेशन, पर फर्टिलाइजेशन इस जगह पर होता है जिसको कहते हैं एम्पुला। समझ में आ गई बात? तो हमको ये बताना है, क्योंकि ये कितने नंबर का क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन में क्या बताया था कि जो आपके
आपके सेक्शन नंबर ओके देखते हैं कौन सा 15 क्वेश्चन में जो 7 क्वेश्चन है सेक्शन ए में 2 मार्क्स है, ठीक है। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन है जिसमें 2 मार्क्स है। 2 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2 मार्क्स में 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं तो 1-1 मार्क का क्वेश्चन है ये, ठीक है। 1-1 मार्क में आपको ये नहीं इबारत लिखनी जानी है कि पहले इजैकुलेशन होता है फिर स्पर्म निकलता है फिर ऐसा ट्रेवल करता है, ना 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 ना, सिर्फ आप फ्लो चार्ट में लिखोगे वेजाइना से सर्विक्स, सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस से फेलोपियन ट्यूब, एम्पुला वाले रीजन में ये फिर एग के पास पहुंचता है, ठीक है। तो ये है आपका ट्रेवलिंग पाथवे। क्लियर 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 क्लियर। सबसे पहले पहुंचेगा वेजाइना, फिर पहुंचेगा सर्विक्स, सर्विक्स से यूटेरस, यूटेरस से फेलोपियन ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब में जाकर वो मिलेगा अपनी महारानी से जो उसका इंतजार करके बैठी हुई है और उससे फर्टिलाइज कर लेगा। लक बाई चांस है, हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, और अगर नहीं हुई तो 48 घंटे के बाद अपने आप वो फैगोसाइट हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। डन है बच्चों जी। सो आई होप वी हैव क्लियर विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो हमको ये समझ में आ गया है कि हमें मेल गैमीट कैसे ट्रेस करेंगे, हम कौन सा पाथवे वो फॉलो कर रहे हैं। क्लियर, कॉपी में लिखिएगा। तो आई होप मैं ये उम्मीद कर रही हूं कि जैसा कि मैंने आप लोगों को इंफॉर्मेशन दी थी कि अगर मेरा पेपर सॉल्व करने आ रहे हो तो कॉपी पेन लिए बिना मत आना, एनसीईआरटी लिए बिना नहीं आना, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। नेक्स्ट हमको ये बात कर रहा है कि मान लीजिए स्पर्म जो है वो ओवा से फर्टिलाइज हो गया, इसको थोड़ा अच्छे से बनाती हूं मैं। स्पर्म जो है मान लीजिए कि ओवा से फर्टिलाइज हो गया, दिस इज द ओवा, मैं समझा रही हूं बच्चों, आप अपनी कॉपी में ऐसा ही लिख सकते हैं। अगर स्पर्म ओवा से फर्टिलाइज हुआ तो अब हमको ये बताना है कि इससे बनेगा, फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन से क्या बना बच्चों, जाइगोट बना। क्या बना, जाइगोट बना। और ये पूछ रहा है कि बताइए कितना सेट ऑफ क्रोमोसोम होगा। तो आप लोगों ने पढ़ा है कि स्पर्म बनते हैं मियोसिस से, और मियोसिस से, और ओवा भी बनता है बच्चों जी मियोसिस से, ये हम लोगों ने पढ़ा। इसकी वजह से इनके पास कितना क्रोमोसोम होता है, 23 क्रोमोसोम इसके पास होते हैं और 23 क्रोमोसोम इसके पास होते हैं। फर्टिलाइजेशन के दौरान दोनों के 23 आ जाते हैं, जिसकी वजह से जाइगोट में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं। तो अगर सेट की बात पूछ रहा है, सेट्स कितने सेट ऑफ क्रोमोसोम है, तो 46 क्रोमोसोम है, पर अगर सेट की बात करूं तो 23 सेट या 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। क्लियर, डन है। सेट पूछ रहा है कितने पेयर में, अगर नंबर ऑफ पूछता तो हम 46 लिखते, पर यहाँ पे सेट पूछ रहा है तो सेट बताओ कितना है, 23 सेट है, ठीक है। 23 सेट है ना, तभी तो 46 बना, एक सेट में 2 तो 23 में 46। क्लियर क्लियर क्लियर। तो अब हमारा ये कहानी क्लियर हो गई कि इसमें भी हमको एक नंबर मिल जाएगा, ठीक है, और इसमें भी एक नंबर मिल जाएगा। तो क्लियर, हमको 2 नंबर तो तय है हमारे। ये क्वेश्चन में आई होप कि कोई डाउट नहीं होना चाहिए। और ये मेरे प्यारे बच्चों, तुमको इतना प्यारा पढ़ाया मैंने, इतना प्यारा फास्ट ट्रैक रिवीजन कराया मैंने, तो आई होप कि ये आपको बन गया होगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4, ये भी 2 मार्क्स का क्वेश्चन है और इसको 2 रूप में, 2 क्या नाम है पार्ट में दिया गया है, ठीक है। राजेश ऑब्जर्व्ड अ पैच ऑफ ग्रीनिश ब्लैक पाउडरी मास, ठीक है, ऑन अ पीस ऑफ ब्रेड। एक राजेश नाम का आदमी है, ठीक है, राजेश खन्ना नहीं, तो ये एक राजेश नाम का आदमी, उसने ब्रेड उठाया, ठीक है, बेचारा बहुत भूखा था और वह कहीं बाहर से आया था, उसके घर पे रखी हुई थी ब्रेड, तो सोचा ब्रेड खा लेता हूं। पर जैसे ही उसने ब्रेड उठाई उसने देखा कि उसके जो ब्रेड के ऊपर ग्रीनिश और ब्लैकिश पाउडरी जैसा कुछ पड़ा हुआ है। क्लियर है बात को, ठीक है, ब्रेड पे पड़ा हुआ है। तो अब बताइए कि ये क्या है, ठीक है बच्चों। अब हमको बताना है कि ये क्या है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं कि ये फंगस है। क्या है बच्चों, फंगस, ठीक है। फंगस के बारे में एक और चीज बता दूं, ये जो चीज उगी हुई है ये क्या है, फंगस है। फंगस जो होते हैं वो हमेशा कलरफुल दिखाई देते हैं। कैसे दिखाई देते हैं, कलरफुल दिखाई देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके जूतों में जब हम बहुत दिनों तक बरसात में रख देते हैं तो उसमें वाइट वाइट कलर के फंगस लगते हैं। दीवारों पर जो काइयां लगती हैं उनमें फंगस होते हैं, ठीक है, काले कलर के होते हैं, हरे कलर के होते हैं। आलू, आलू बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है, उसमें ग्रीन कलर का फंगस होता है। तो बेटा जी वो जो ग्रीन वाले आलू तुम्हारी मम्मियां तुम्हें खिलाती, तूने मना करो कि वो नहीं खाना है हमको, क्योंकि वो ग्रीन आलू भी फंगस ही है। क्लियर है। शिप्रा मैम तो ऐसा कभी कभी पढ़ा देती हैं कि ऐसा लगता है सब खाना पीना ही छोड़ दें, ठीक है, तो ऐसा अपने को नहीं करना है। समझ में आ रही बात। तो ग्रीन वाला आलू नहीं खाना है। कभी कभी टमाटर जो होता है वो सड़ जाता है तो उसमें व्हाइट व्हाइट कलर का ऐसे फजी फजी बाल निकले रहते हैं, ऐसा टाइप का माइक्रो ऑर्गेनिज्म ग्रो होता है, वो भी फंगस है, ठीक है।
कभी कभी दही जो होता है, दही के ऊपर व्हाइट ऐसा वेलवेटी सा, जब बहुत पुराना दही हो जाए तो उसमें ग्रो हो जाता है, तो ग्रीन कलर का दही हो जाता है। तो ये होते हैं फंगस। फंगस हमेशा बहुत कलरफुल दिखाई देते हैं। तो राजेश ने जब ब्रेड का पीस उठाया तो उससे जो ग्रीन और काला दिख रहा है वो है फंगस, ठीक है। और पाउडरी सा हो रहा है, क्या हो रहा है, पाउडरी सा, ठीक है। जब भी हम पाउडरी फंगस की बात कर रहे हैं बच्चों, ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं, पाउडरी फंगस की, तो ये है आपका मोल्ड। क्या है बच्चों, मोल्ड, ठीक है। और मोल्ड को हम कहते हैं राइजोपस, या क्योंकि ब्रेड के ऊपर है इसलिए इसका नाम है ब्रेड मोल्ड, ठीक है। क्या नाम है, ब्रेड मोल्ड। इसका मैंने जोलॉजिकल नेम लिखा है राइजोपस, याद रखो, ब्रेड मोल्ड। स्टोलोनिफर याद नहीं रहेगा तो भी चलेगा, ठीक है। स्टोलोनिफर क्यों याद रखना है, अब आपको इस क्वेश्चन में समझ में आएगा। क्लियर हो गया। इस कंसेप्ट में हमको क्या समझना है कि राजेश ने जो ब्रेड का पीस उठाया उसमें जो हरी काली कॉलोनी दिखी वो फंगस थी, क्योंकि पाउडरी अपीयरेंस दिख रहा था। तो पाउडरी अपीयरेंस हमेशा कौन सा फंगस देता है, राइजोपस, ठीक है। और फंगस का रिप्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा था, तो हम लोगों ने दो फंगस का रिप्रोडक्शन पढ़ा, जिसमें था आपका ईस्ट और एक था स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। ईस्ट को हम लोगों ने पढ़ा था बडिंग में और स्पोर फॉर्मेशन में हमने पढ़ा था राइजोपस को, ठीक है। तो ये पाउडरी राइजोपस देता है, ठीक है। अब इसको स्टोलोनिफर क्यों रखा है वो मैं अब आपको समझाती हूं। तो ये हम समझ गए कि अब बताइए कि ये जो ऑर्गेनिज्म है ये कौन सा है, ठीक है। ये ऑर्गेनिज्म है आपका ब्रेड मोल्ड राइजोपस स्टोलोनिफर, ठीक है। राइजोपस भी याद रखोगे तो भी चलेगा। ब्रेड मोल्ड को हम राइजोपस भी कहते हैं, जो एक प्रकार का फंगस है। क्लियर। और ग्रीन और कभी भी कोई कलर्ड चीज दिख रही है ना सड़ने के बाद, मतलब वो फंगस है, ठीक है। अब स्टोलोनिफर इसका नाम क्यों रखा वो मैं अब आपको समझाती हूं, ठीक है। नाउ अब हमको ये बताना है कि कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन ये करते हैं, ठीक है। अब आपको याद होगा, आप लोगों को मैंने पढ़ाया था, बताइए कौन सा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन करते हैं ये करते हैं, ठीक है। यहीं पर मैं ऐड करती हूं, इस ऑर्गेनिज्म का नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म क्या है बच्चों, नेम ऑफ ऑर्गेनिज्म का नाम है ब्रेड मोल्ड राइजोपस स्टोलोनिफर। और हम लोगों ने पढ़ा कि ब्रेड मोल्ड जो है वो कौन सा रिप्रोडक्शन करता है, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन भी लिखेंगे कॉपी में, लेकर आए हैं ना कॉपी। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है आपका एसेक्सुअल, ठीक है। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी कौन से मेथड से होता है, ये होता है स्पोर फॉर्मेशन से। किससे होता है, स्पोर फॉर्मेशन से। आई होप दिस इज क्लियर एंड वी हैव लर्नड इट अर्लियर एंड वी हैव लर्नड इट सो मेनी टाइम्स। मैंने रेगुलर वीडियोस में भी पढ़ाया है, फास्ट ट्रैक रिवीजन में भी पढ़ाया है। जाओ 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 देखो फास्ट ट्रैक रिवीजन कितना बेहतरीन बना है। क्लियर हो गया। तो जो आपको राजेश ने ब्रेड खाया, जो कलरफुल चीज दिख रही है वो है राइजोपस। राइजोपस इज आल्सो कॉल्ड एज ब्रेड मोल्ड। इनका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है एसेक्सुअल। कौन सा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बडिंग है, फिजन है, क्या है, तो ये है स्पोर फॉर्मेशन। इस डायग्राम में हम अभी आते हैं, टेंशन नहीं लीजिएगा। नाउ इसी क्वेश्चन का दूसरा जो पार्ट है वो क्या है वो समझते हैं। नेम इट्स वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। मैम ये वेजिटेटिव पार्ट कैसा है, आइए समझाती हूं इसके बारे में। मैं थोड़ा सा देखिए। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इज बाय फ्रेगमेंटेशन, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कैसे करेगा, तो ये करेगा फ्रेगमेंटेशन से। ये एक अलग टाइप का सवाल आया, ठीक है। आप बताइए कि इसका वेजिटेटिव मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है और इसका क्या कहते हैं एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन कैसा है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट की बात कर रहे हैं, तो इसका वेजिटेटिव पार्ट कौन सा है, रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है। वेजिटेटिव पार्ट कौन सा पार्ट होता है, जैसे कि इसका डंडा वेजिटेटिव पार्ट, कौन सा पार्ट जो है वो होता है वेजिटेटिव, हमको बताना है। ओके, इसके लिए आपको एक बेसिक बॉडी इसकी समझनी पड़ेगी। कैसे, ये जो डंडा आपको दिख रहा है ना प्यारे बच्चों, ये पता है इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं आप लोग हाइफा। क्या कहते हैं इसको, हाइफा, ठीक है। कुछ नहीं होता, ये फंगस की, ये राइजोपस की बॉडी ही ऐसी है, ऐसे हाइफा कहते हैं, ठीक है। हाइफा एक स्ट्रक्चर से नीचे जो है आटे से, जमीन से जुड़ा हुआ होता है, जिसको कहते हैं स्टोलन। क्या कहते हैं, स्टोलन। स्टोलन से ऐसे जड़ जैसी छोटी छोटी रूट्स लाइक स्ट्रक्चर, नॉट रूट एग्जैक्टली, इसको कहते हैं राइजोइड। क्या कहते हैं, राइजोइड, ठीक है। जोइड आई, ओके, राइजोइड, ठीक है। नाउ अगर इस हाइफा का नेटवर्क बन जाए, क्या बन जाए बच्चों, नेटवर्क। देखो थोड़ी सी अलग से चीज बता रही हूं क्योंकि पेपर में आया है तो आपको समझना पड़ेगा। अगर इसका नेटवर्क बन जाए तो इसको कहते हैं हम माइसीलियम। क्या कहते हैं, माइसीलियम। नाउ अगर इस समझो, अगर स्टोलन का, ठीक है, स्टोलन का जिससे आपका पूरा फंगस किसी सबस्ट्रेट से अटैच है, ठीक है, या हाइफा का, ठीक है, अगर इनका, इवन अगर मैं बोलूं राइजोइड का भी, राइजोइड जो जड़ वाला पार्ट है इवन का, हालांकि राइजोइड के चांसेस कम होते हैं। अगर ये तीनों स्ट्रक्चर, ये है हाइफा जो डंडा है फंगस का, ये है
सब स्टोलन, जिससे सबस्ट्रेट से फंगस अटैच रहता है, और ये छोटे छोटे नुनु से क्या है अपने, ये हमें अपने रूट लाइक स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं राइजोइड। अगर ये तीनों एक्सीडेंटली टूट जाए, ठीक है, ठीक, एक्सीडेंटली टूट जाए, ठीक है, एक्सीडेंटली इनका क्या हो जाए बच्चों, ब्रेक डाउन, तो ये क्या करेंगे, ब्रेक डाउन होंगे तो ये किसी दूसरे सबस्ट्रेट पे नीचे गिरेंगे और फिर ये न्यू फंगल बॉडी जनरेट कर देंगे, न्यू फंगल बॉडी। समझ में आई बात? तो अगर आपसे ये पूछा जाए कि बताइए हमको कि इस फंगस का वेजिटेटिव पार्ट कौन सा है, तो इस फंगस का वेजिटेटिव पार्ट है बच्चों हाइफा, ठीक है, इस फंगस का वेजिटेटिव पार्ट है स्टोलन, राइजोइड, ठीक है, इवन आप माइसीलियम भी लिख सकते हो, ठीक है। ये सारे पार्ट फंगस के जो बॉडी के होते हैं ये क्या हो जाते हैं, एक्सीडेंटली टूट जाते हैं। एक्सीडेंटली टूटकर कोई नया ऑर्गेनिज्म बन रहा है तो इसे कहते हैं फ्रैगमेंटेशन, ठीक है। तो ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ये इनके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले हैं, पर अगर ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन करने वाले हैं मतलब ये नया फंगल बॉडी जनरेट कर लेते हैं, ठीक है। पर अगर मैं बात करूं कि इनके पास कोई और मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है तो जी हाँ, इनके पास सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन और एसेक्सुअल भी है। सेक्सुअल आपको नहीं पढ़ना है, आपको एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ना है, और एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन तो इनके डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर की वजह से होता है। तो इनके हाइफा के ऊपर ऐसा एक लड्डू जैसा स्ट्रक्चर बनता है जिसको कहते हैं स्पोरेंजियम। स्पोरेंजियम के अंदर स्पोर बनते हैं, समय आने पर ये फट जाता है और स्पोर जमीन पर रिलीज हो जाते हैं और फिर से नया हाइफा जनरेट होता है। तो स्पोर से भी नई फंगल बॉडी जनरेट हो सकती है और वेजिटेटिवली भी नई फंगल बॉडी जनरेट हो सकती है और सेक्सुअली भी राइजोपस से फंगल बॉडी जनरेट कर सकता है। मतलब राइजोपस जो है ये एक ऐसा फंगस है जो डाइवर्स मोड ऑफ रिप्रोडक्शन फॉलो करता है। मेरी बात क्लियर हुई आपको? आई होप आप ये समझ रहे हैं कि राइजोपस तीनों प्रकार के मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करता है। सेक्सुअल आपको नहीं पढ़ना है, पर जब आप 11th क्लास में जाएंगे तो अगर आप नीट पढ़ रहे हो तो आपको ये पढ़ाया जाएगा। तो जो राइजोपस होता है वो वेरियस काइंड्स ऑफ मोड ऑफ रिप्रोडक्शन शो करता है। इवन इनका कोई एक्सीडेंटल पार्ट टूट जाए, हाइफा टूट जाए, हाइफा ये डंडा, हाइफा का नेटवर्क माइसीलियम जाल जैसा होता है, ठीक है। इसीलिए फंगस बहुत सारा न्यूट्रिशन एक बार में खींच सकते हैं। ये होता है जड़ जैसा स्ट्रक्चर राइजोइड, जिस स्ट्रक्चर से जो है ये किसी सबस्ट्रेट से, आटे से, जमीन से, सड़े गले चीजों से, फंगस है तो ऑब्वियसली किसी सड़ी गली चीजों से ही न्यूट्रिशन लेगा। अगर उस पर अटैच होता है उसको कहते हैं स्टोलन, हाइफा, माइसीलियम, राइजोइड। इनका कोई भी पार्ट अगर टूट जाए तो ये नया फंगल बॉडी जनरेट कर सकता है। एसेक्सुअली ये नया फंगल बॉडी कैसे जनरेट करते हैं? बाय द हेल्प ऑफ स्पोर्स। सेक्सुअली भी बाय द हेल्प ऑफ स्पोर्स। तो ये क्वेश्चन आपसे आ सकता है, अगर मान लो इसकी जगह पे एसेक्सुअल की जगह सेक्सुअल होता तो भी आप स्पोर लिखोगे। बहुत सारे टाइप के स्पोर प्रोड्यूस करता है राइजोपस। सेक्सुअली प्रोड्यूसिंग स्पोर भी होते हैं, एसेक्सुअली भी, उनके बारे में आपको इतने डिटेल से नहीं पढ़ना है। पर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी इनके डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पोर से होता है, दोनों स्पोर आपस में मिलते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी स्पोर से होता है और वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ फ्रेगमेंटेशन, जिसमें स्टोलन, यहाँ पे सिर्फ मैंने स्टोलन लिखा है पर आपको पता है ना कि स्टोलन भी टूट सकता है, हाइफा भी टूट सकता है, राइजोइड भी टूट सकता है, और ये कंप्लीट माइसीलियम। कंप्लीट माइसीलियम का मतलब होता है कंप्लीट फंगल बॉडी बना सकता है। कंप्लीट फंगल बॉडी। माइसीलियम क्या होता है? माइसीलियम इज द ग्रुप ऑफ हाइफा। हाइफा क्या है? ये डंडा, तो एक जाल जैसा हमको दिखाई देता है जिसे हम माइसीलियम कहते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज बाय द स्पोर्स। क्लियर हो गया? तो एक बार हम इस क्वेश्चन को रिवाइज कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। तो राजेश ने जो पैचेस देखे वो एक फंगस की वजह से थे। फंगस का नाम है बच्चों राइजोपस। इस राइजोपस को हम क्या कहते हैं? इस राइजोपस का साइंटिफिक नेम है राइजोपस स्टोलोनिफर, क्योंकि ये स्टोलन नाम के एक स्ट्रक्चर से नीचे अटैच होता है। नेम द वेजिटेटिव पार्ट, ये रिप्रोडक्शन कर सकता है वेजिटेटिवली भी, एसेक्सुअली भी, सेक्सुअली भी। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन ये कैसे करता है? इनका हाइफा टूट जाए तो नया फंगस बन सकता है, राइजोइड टूट जाए तो नया फंगस बन सकता है, स्टोलन टूट जाए तो नया फंगस बन सकता है, ठीक है। पूरी कंप्लीट माइसीलियम बन जाता है। माइसीलियम इज व्हाट? कंप्लीट फंगल बॉडी। माइसीलियम इज द ग्रुप ऑफ हाइफा जो कि एक नेटवर्क बनाता है, ठीक है। और एसेक्सुअल कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं? बाय द स्पोर्स। अब आपने आज एक नई चीज सीखी है, इसलिए मैंने आपको कहा था कि जब आप मेरे लेक्चर लगाने आओगे मेरे प्यारे लल्ला, तो आप प्लीज पेपर लेके आना, नहीं तो काम गड़बड़ हो जाएगा। क्लियर हो गया ये क्वेश्चन? आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन से बहुत प्यारे क्वेश्चन पूछे गए। मस्टर्ड वॉज ग्रोइंग इन 2 फील्ड्स, ठीक है, ए एंड बी, ठीक। मस्टर्ड को 2 फील्ड्स में हम उगा रहे थे, ए और बी। वाइल द फील्ड ए प्रोड्यूस ब्राउन कलर्ड सीड, ठीक है, वाइल बी प्रोड्यूसेस येलो कलर सीड, ठीक है। It was observed that in field A, the offspring showed only one type of parental trait for consecutive generation. मतलब उन्होंने देखा कि फील्ड A में एक ही प्रकार के प्लांट आए जा रहे थे, जबकि
फील्ड बी में मेजॉरिटी ऑफ जो ऑफस्प्रिंग थे वो वेरिएशन शो कर रहे थे। क्या रीजन हो सकता है इसका? बोलिए क्या रीजन हो सकता है? सोचिए इसका क्या रीजन हो सकता है। आइए, इसका आंसर मैंने नहीं लिखा है तो इसका आंसर मैं अभी यहां पर लिखूंगी। देखो, फील्ड ए में इनको हमेशा कैसा मिल रहा था? इनको कैसा था? फील्ड ए में ब्राउन कलर का था, ठीक है, ब्राउन सीड मिल रहे थे, ब्राउन सीड, ठीक। और फील्ड बी में, ठीक है, येलो कलर के सीड मिल रहे थे, येलो सीड मिल रहे थे। और फील्ड बी में इनको वेरिएशन भी मिल रहा था, वेरिएशन। चलिए, अब ऐसा क्यों हुआ है आइए समझते हैं। इसके लिए हमको एक क्रॉस लगाना पड़ेगा। चलो आ जाओ बच्चों, चलो 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 चलिए देखते हैं, है ना, टेंशन नहीं लेना अपने को, आराम से बात करते हैं। आइए देखते हैं। हमारे पास मानते हैं हम लोग कि मस्टर्ड के जो सीड्स हैं, ठीक है, ये मस्टर्ड, ये है ए फील्ड का और ये है मस्टर्ड बी फील्ड का, ठीक है। हम यहाँ पर इस तरीके से क्रॉस बनाने वाले हैं, ठीक है। ए फील्ड की क्या ए फील्ड की क्या कहानी है बेटा जी, और बी फील्ड की क्या कहानी है, ठीक है। बाइफरकेट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। चलिए देखते हैं मस्टर्ड ए में क्या हुआ। सपोज दैट ये किस कलर का था ये भी पता होना चाहिए, ब्राउन कलर का था, ठीक है, और ये थे येलो कलर के, पर इसमें हमको वेरिएशन भी मिला। क्या मिला? वेरिएशन, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखो वेरिएशन की स्पेलिंग क्या लिखा, वेरिएशन, ठीक, डन। अब आइए यहां से शुरू करते हैं अपनी कहानी कि अपने को करना क्या है। डन। देखो सबसे पहले अगर हम बात करें कि सीड ब्राउन मिला तो कैसे मिला होगा। देखो मान लो कि मैं ब्राउन कलर को कैपिटल बी से शो कर रही हूं। आप लोगों को मोनो हाइब्रिड क्रॉस मैंने पढ़ा रखा है, प्लीज जाओ और लेक्चर लगाओ। और इसका क्रॉस मैंने मस्टर्ड के किसी व्हाइट वैरायटी से कर दिया, व्हाइट मस्टर्ड है, स्मॉल बी। डन है। अब F1 जनरेशन में हमको जो प्लांट मिला वो था कैपिटल बी स्मॉल बी। डन। तो सारे पौधे क्या हो गए? सारे पौधे F1 जनरेशन में क्या हो गए? बोलो बच्चों, ब्राउन, ठीक है। F1 जनरेशन में क्या हो गए बच्चों? ब्राउन हो गए, ठीक। तो हम अब फील्ड ए को कंक्लूड कर सकते हैं। फील्ड ए को अगर आप कंक्लूड कर रहे हैं तो आप ये लिखेंगे, ध्यान से सुनो, ये सारे ब्राउन है। F1 जनरेशन में ऑल ब्राउन मिले, क्यों? लॉ ऑफ डोमिनेंस, ऑल ब्राउन। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग जो डोमिनेंट होता है वो अपने आप को एक्सप्रेस कर लेता है। अब अपन पढ़ते हैं क्या बच्चों जी, ध्यान से देखना। देखो क्या है देखो इधर आओ। इफ ध्यान से देखो, इफ बोथ पेरेंट्स, अरे यार, इफ बोथ पेरेंट्स आर होमोजाइगस, कॉपी में लिखते जाइए, होमोजाइगस डोमिनेंट एंड होमोजाइगस recessive all the time, then progeny will brown always। क्लियर हुआ? समझ में आई बात? तो फील्ड ए जो है उसमें सारी प्रोजेनी हमें ब्राउन इसलिए मिली क्योंकि हर बार इसी कंडीशन का फ्यूजन हो रहा था। मतलब होमोजाइगस, होमोजाइगस समझते हैं ना, होमोजाइगस मतलब दो सिमिलर गैमीट्स जब एक साथ रहते हैं तो उन्हें होमोजाइगस कहते हैं। जो डिसिमिलर होते हैं उनको कहते हैं अपन हेट्रोजाइगस। तो जब आपके दो सिमिलर, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव, ये कंसेप्ट हम मैम कहाँ से पढ़े? हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में मैंने आपको पढ़ाया, आप प्लीज जाकर उसको पढ़ो, ठीक है। तो जब बच्चों, जब दो होमोजाइगस डोमिनेंट, ध्यान से सुनना मेरी बात क्या बोल रही हूं मैं, जब दो होमोजाइगस डोमिनेंट और मतलब एक होमोजाइगस डोमिनेंट और एक होमोजाइगस रिसेसिव, ध्यान से सुनो मेरी बात क्या बोल रही हूँ, एक होमोजाइगस डोमिनेंट और एक होमोजाइगस रिसेसिव, जब ये दोनों एक साथ मिलते हैं, ठीक है, एक होमोजाइगस डोमिनेंट और एक होमोजाइगस रिसेसिव, होमोजाइगस मतलब दो सिमिलर गैमीट्स जब एक साथ रहते हैं तो हमें हर बार ये कॉम्बिनेशन मिलता है। अगर हर बार फ्यूजन इसी प्रकार के कॉम्बिनेशन का होगा तो हर बार आपकी प्रोजेनी ब्राउन होगी कि नहीं होगी? बोलो, समझ में आई बात? अब यहां पे बात करते हैं, ठीक है। सपोज दैट कि येलो कलर का मस्टर्ड सीड है, ठीक है, वाई जो डोमिनेंट था, ठीक है, और इसका फ्यूजन कराया हमने मस्टर्ड का, ब्लैक कलर के मस्टर्ड की सीड से। मान लो कॉम्बिनेशन बना रहे हैं ब्लैक, ये येलो है और ये ब्लैक है, ध्यान से समझते जाना, ये येलो है और ये ब्लैक है,
ठीक है, ब्लैक है, डन। F1 जनरेशन में हमको ये मिलेगा, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग F1 जनरेशन में सारे हमें येलो कलर के जो है सीड, येलो मस्टर्ड मिलेंगे, ठीक है। पर प्रॉब्लम ये है कि इस वाली फील्ड में जो आपकी बी फील्ड थी, इसमें येलो के अलावा भी बहुत सारे कलर दिख रहे थे। ऐसा क्यों? अगर इस प्लांट का हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएं, आप लोगों ने ये बिल्कुल अच्छे से सीख रखा है ये, एंड आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई कंफ्यूजन होना चाहिए। अगर इस प्लांट का बच्चों जी हम क्या कराएं? सेल्फ पॉलिनेशन। क्या कराएं बेटा? अगर इस प्लांट का हम सेल्फ पॉलिनेशन कराएं तो इसमें रूल लगेगा, अभी फिर से समझाऊंगी, टेंशन नहीं लेना। 13, 23, 14, 24 कंसेप्ट बता रही हूं कैसे सॉल्व होगा। पहले का तीसरे से, ठीक है, पहले का तीसरे से, ठीक है, 13, 23, 14, 24 है ना। तो पहले का तीसरे से, ठीक है, 13, 23, ठीक है, पहले का तीसरे से, ठीक है, फिर दूसरे का तीसरे से, पहले का चौथे से और दूसरे का चौथे से, ठीक है। तो हमको ये कॉम्बिनेशन मिलेंगे, हमको ये क्या मिलेंगे? ये कॉम्बिनेशन मिलेंगे। तो ये तो हमको येलो मिलेगा, ठीक है, ये भी हमको येलो मिलेगा, ये भी हमको येलो मिलेगा, पर ये हमको कैसा मिल जाएगा? ब्लैक। कैसा मिल जाएगा? ब्लैक मिल जाएगा। तो अब ये देखो ब्लैक, अब इसमें क्या देखा हमने कि F1 जनरेशन में हमको सारे मिले थे येलो, पर F2 जनरेशन में 3 तो येलो मिले पर 1 ब्लैक मिल गया। ये बड़ी समस्या है यार, ब्लैक कैसे आ गया? तो जब भी हम रैंडम मेटिंग, रैंडम फर्टिलाइजेशन या रिकॉम्बिनेशन करते हैं, देखिए रीजन लिखेंगे यहाँ पे। जब भी हम रैंडम मेटिंग मतलब किसी का किसी के साथ भी मेटिंग करने लगे, ठीक है। रैंडम फर्टिलाइजेशन, क्या करते हैं बच्चों? रैंडम फर्टिलाइजेशन, ठीक है। या रिकॉम्बिनेशन करते हैं, नया कॉम्बिनेशन कोई किसी के साथ भी मिल गया, तो बहुत सारे मैनी वेरिएशन आने के चांसेस हैं। समझ में आई बात? कॉपी में लिखिएगा, मैनी वेरिएशन अराइव्स, डन 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 डन, ठीक है। तो अब आपको इस आंसर को कैसे लिखना है वो मैं समझाती हूं। ए फील्ड में सारे हमको येलो इसलिए मिले क्योंकि यहां पर कोई रैंडम मेटिंग नहीं हुई, कोई रैंडम फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ। हर बार जो होमोजाइगस डोमिनेंट था वो होमोजाइगस रेसेसिव प्लांट के साथ ही फ्यूज करा और लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग हर बार ब्राउन कलर ही आया। इसलिए ए फील्ड में हमेशा हमें ब्राउन मस्टर्ड सीड ही मिले। पर बी के साथ लोचा ये हो गया कि कहानी F1 जनरेशन में मिले तो सारे येलो, पर उसने क्या कर दिया? सेल्फ पॉलिनेशन कर दिया। और सेल्फ पॉलिनेशन जब भी करोगे आप तो आपको F1 जनरेशन में हेटेरोजाइगस थिंग मिली थी, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट मिला था, और हेटेरोजाइगस डोमिनेंट को उसी का सेल्फ पॉलिनेशन करोगे, उसी एक को मेल मान लो, एक को फीमेल मान लो, तो हमको 4 प्रकार के प्लांट्स मिले, जिसमें 3 तो आपके येलो थे पर 1 ब्लैक आ गया। अब इन्हीं सीड्स की फिर से रैंडम मेटिंग किसी के साथ भी हो जाए, किसी ब्लैक वाले की येलो वाले के साथ, येलो वाले की येलो वाले के साथ, तो इस तरीके येलो वाले प्लांट की येलो वाले के साथ होगी तो येलो बनेगा। मान लो इस वाले येलो की इसी वाले येलो के साथ हो जाए तो येलो ही प्लांट बनेगा, पर इस वाले की ब्लैक वाले के साथ हो जाए तो ब्लैक वाले बनेगा। तो बहुत सारे रैंडम मेटिंग, फर्टिलाइजेशन, रिकॉम्बिनेशन की वजह से इस फील्ड में हमको काफी सारा वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो आपसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द मेनी variation या so much variation in the field B. The reason behind the so much variation in the field B is the random mating, random fertilization and recombination. कोई किसी के साथ भी फर्टिलाइज किया जा रहा है, कोई किसी के साथ भी रिकॉम्बिनेशन शो किया जा रहा है, कोई किसी के साथ भी मेट कर रहा है, जिसकी वजह से हमें अलग अलग कॉम्बिनेशन देखने के लिए मिले। ए में कोई चीजें हमें जो है अलग नहीं दिख रही, सारे हमको ब्राउन सीड इसलिए दिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे कोई रैंडम मेटिंग, रैंडम फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है, कोई रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ है। अगर यहाँ पर हम कैपिटल बी स्मॉल बी के साथ फ्यूज कर देते तो यहाँ पे भी वही कहानी चलने लगती। पर हर बार मेरे प्यारे बच्चों आपका फ्यूजन हमेशा होमोजाइगस डोमिनेंट का होमोजाइगस रिसेसिव के साथ ही हो रहा है, जिसकी वजह से सारे फील्ड में हमें ब्राउन सीड वाले मस्टर्ड मिले। क्लियर है? सो फील्ड ए डज नॉट शो एनी रैंडम मेटिंग, रैंडम फर्टिलाइजेशन एंड रिकॉम्बिनेशन, सो दैट ऑल द प्लांट्स आर ब्राउन सीड मस्टर्ड प्लांट। ठीक है? And all the time the homozygous dominant will cross with the homozygous recessive so that all the plant of the fields are आपका brown seed. But in the case field B there is always random mating, random fertilization, recombination. Due to this reason this field shows so much variation so that the seeds appear in the different combinations. Clear है? कारण समझ में आया आपको? Clear है? Notes बन गए आपके? आगे बढ़ते हैं। तो ये हमको समझ में आया कि अब बताइए what are the probable reason for this?
ठीक है, रैंडम मेटिंग, रैंडम फर्टिलाइजेशन एंड रिकॉम्बिनेशन। ठीक है, ठीक है, ठीक है बच्चों। और आप लोगों को ये वाला क्रॉस पूरा लिखकर उनको बताना है इस तरीके से, तभी आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यहां पर मैंने बी भी लिया है, आप कोई और भी ले सकते हैं। ठीक है, मैंने तो आप लोगों को बताया, आप कोई और भी वर्ड ले सकते हैं। क्लियर है बच्चों? ठीक है, टर्न है अगला क्वेश्चन। ठीक है, चलो 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 आओ। इन एन एसेक्सुअली, इसका पूरा आंसर भी लिख के लाई हूं। ठीक है, इन एन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज, ये वाला क्लियर हुआ? अगर ये वाला क्वेश्चन नहीं क्लियर होगा तो आप लोगों को मैं भी फास्ट ट्रैक रिवीजन लाने वाली हूँ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का, जिसमें सारी टिप्स एंड ट्रिक्स आपको बताऊंगी। हालांकि मैंने यहाँ पर भी आपको बताया, आपको वो वाले लेक्चर लगा के रखना। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का मर्जर वीडियो, अलग अलग वीडियोस भी बना रखे हैं। मेंडल का डायहाइब्रिड क्रॉस तो जरूर याद रख लेना। ठीक है, इन एन एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्पीशीज इफ अ ट्रेट एक्स एग्जिस्ट इन 5%, अगर x है 5% ऑफ अ पॉपुलेशन एंड ट्रेट y एग्जिस्ट इन 70% ऑफ द सेम पॉपुलेशन, which one of the two traits are likely to have arisen earlier? बताइए, किसी एक पॉपुलेशन में x और y दो टाइप की जनता रहती है। x जो जनता है वो है सिर्फ 5% और y जो जनता है वो है 70%। अब हमको ये बताना है कि कौन सी जनरेशन पहले आई है। ठीक है, आइए बताती हूँ। हमेशा ये याद रखिए कि अगर आप, अच्छा कौन सी रिप्रोड्यूशन है? एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग। ठीक है, अब इसको सॉल्व करने का तरीका आपको मैं समझाती हूँ। अगर कोई एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग पॉपुलेशन है और अगर न उसका परसेंटेज आपको ज्यादा दिख रहा है तो वो हमेशा पहले आई होगी। ठीक है, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है जो बड़ा ही फास्ट होता है। दन 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 कॉलोनीज बनती जाती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से जो है पॉपुलेशन बड़ी हो जाती है। पर अगर मेरे प्यारे बच्चों, अगर इसी में एक बैक्टीरिया ने बोला नहीं मुझे नहीं डिवाइड करना है तेरे हिसाब से, तो इसने क्या शो की? इसके अंदर क्या आ गया बच्चों? म्यूटेशन। ठीक है, म्यूटेशन इज द रीजन ऑफ चेंज। म्यूटेशन कोई कारण हो गया जिसकी वजह से इसने जो है अपने आप को चेंज कर लिया और इसने एक अलग ही पॉपुलेशन बना ली। ठीक है, इसने एक अलग ही पॉपुलेशन बना ली जो कि थी एक्स। क्लियर है? तो अब आपको समझ में आया कि x का नंबर क्यों कम है। x का नंबर कम इसलिए है क्योंकि थी तो वो y पॉपुलेशन ही, पर y पॉपुलेशन में यूवी रेडिएशन आ गया, कुछ और रीजन आ गया, पानी, ओला, गोला, ज्वालामुखी, कुछ भी कारणवश जो y पॉपुलेशन थी उसने अपने डीएनए में चेंज कर लिया, अपने क्रोमोसोम में चेंज कर लिया, क्योंकि सर्वाइव करना था, वो अलग ही चल रही थी। अब उसने एक नई ही पॉपुलेशन बना ली जिसको हम कहते हैं x। ठीक है, और वो कितना परसेंट था? 5%। तो 5% लोगों ने अपने आप को बदलते हुए एनवायरनमेंट में ढाला, अपने डीएनए में चेंज किया और एक अलग ही पॉपुलेशन बनकर उभरे। तो वाई पॉपुलेशन पहले आई है क्योंकि इसका नंबर ज्यादा है, पर किसी ने अपने आप को चेंज कर लिया बदलते हुए एनवायरनमेंट में, जिसकी वजह से उसने एक नई पॉपुलेशन बना ली। सो वाई ट्रेट इज लाइकली टू हैव अराइजन अर्लियर। In asexual reproduction, cell division results creation of similar cells with the identical copies of DNA. Asexual reproduction में सब कुछ एक जैसा ही होता है. Therefore, in such species, a trait may come into the existence with some member due to the sudden mutation induced by the environmental factor. ठीक है, ठीक है. तो क्या हुआ कि भैया सारे चल रहे थे, अचानक से ब्रेक लगा. ओह, एनवायरमेंट का जो है स्ट्रेस आ गया उन पर, और कुछ मेंबर्स ने उसी पॉपुलेशन की क्या शो करने लगे, म्यूटेशन, चेंज शो करने लगे, और उसके बाद उन्होंने अपना पाथवे ऑफ रेप्लिकेशन ही चेंज कर लिया और पीरियड ऑफ टाइम के साथ वो अपनी पॉपुलेशन बिल्कुल ही अलग कर लिए. सो इट इज बट नेचुरल फॉर अ ट्रेट Y टू एग्जिस्ट अर्लियर देन ट्रेट X. ठीक है, as 70% of population with trait Y is likely to have been replicated that trait for a longer period. 70% हमको ये बता रहा है कि ये ट्रेट बहुत लंबे समय तक डिवाइड किया है as compared to X. तो हमको ये बताना है सारे पॉपुलेशन Y थे, यहाँ पे यही लिखा हुआ है, आप इस आंसर को कॉपी कर लो. तो हमें ये बताना है कि जो ट्रेट X था वो पॉपुलेशन चली जा रही थी, ट्रेट Y था, पॉपुलेशन चली जा रही थी, 70% पॉपुलेशन बन गई. अचानक से एक ब्रेक लगा, ठीक है, और अचानक से कोई एनवायरमेंटल फैक्टर आ गया और वो बोला धूमता झाग, और उन्होंने अपने आप को चेंज कर लिया और वो एक नई पॉपुलेशन बना ली, डीएनए में चेंज कर लिया, डीएनए रेप्लिकेशन में चेंज कर लिया, क्रोमोसोम में चेंज कर लिया, और वो एक नई पॉपुलेशन बना ली X. अब X का रेप्लिकेशन अभी तक कितना परसेंट हुआ है? सिर्फ 5%. तो कौन पहले आया? Y. डन है, ये आंसर कॉपी कर लीजिए. ठीक है, डन है. कितना आसान है. चलो, थोड़ा सा लॉजिकल पेपर है, पता है आपको, थोड़ा सा लॉजिकल पेपर है, आपको लॉजिक लगाने पड़ेंगे, और लॉजिक लगाने पड़ेंगे मतलब आपको
चैप्टर का कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। यहां पर एक चीज बहुत अच्छी हुई है कि रेक्टिफिकेशन अब नहीं अप्लाई होगा, कि ये रेक्टिफिकेशन नहीं अप्लाई होगा। इस पेपर में, इस वाले क्वेश्चन में भी आपको कंसेप्ट लगाना था, इस वाले क्वेश्चन में भी आपको कंसेप्ट लगाना था। बिना कंसेप्ट के तो अब बायोलॉजी भी नहीं होने वाली है। ठीक है बच्चों जी, चलिए आइए देखते हैं डीडीटी। डीडीटी के यहाँ एक पेस्टिसाइड है, इंसेक्टिसाइड है। अगर हम इसको मॉस्किटो के रेगुलेशन में जो है छिड़काव करते हैं ताकि मॉस्किटो ना आए, what would be it affect the trophic levels in the following food chain associated with the lake? Justify your answer। ठीक है, अगर हम कंटिन्यूसली मॉस्किटो को मारने के लिए डीडीटी का छिड़काव करते हैं तो हमें ये बताइए कि क्या इफेक्ट होगा आपके लेक के इकोसिस्टम पे। शुरू करें, चलिए देखते हैं। एक मच्छर है, ठीक है, समझो एक मच्छर है। एक मच्छर जो है वो मान लो पानी में मर गया, ठीक है, वो मर गया, ठीक है। अब जैसे मान लो हर इकोसिस्टम में, जैसे मान लो बहुत सारा डीडीटी आप छिड़क रहे हैं, ठीक है, आपके सॉइल में डीडीटी आएगा, आपके वाटर बॉडीज में, भाई सॉइल में डीडीटी डाल रहे हो, पानी में डीडीटी डाल रहे हो ताकि मच्छर ना पनपे, छिड़काव कर रहे हो हर जगह, तो डीडीटी जो है ये सॉइल में भी आ गया, पानी में भी आ गया, एयर में भी आ गया, सब जगह आ गया। अब जब ये डीडीटी कहाँ जाएगा बच्चों जी? पानी में जाएगा। कहाँ जाएगा? पानी में जाएगा। तो सबसे पहले वो एक्वेटिक वाटर बॉडीज को, मतलब एक्वेटिक प्लांट्स को खराब करेगा, ठीक है। एक्वेटिक प्लांट्स को खराब करने का मतलब ये है कि एक्वेटिक प्लांट जो है वो अपने सिंथेसिस, फूड सिंथेसिस प्रोसेस में उसको यूटिलाइज करेंगे। फिर उन एक्वेटिक प्लांट्स को कौन यूटिलाइज करेगा बच्चों? प्लैंक्टॉन्स यूज करेंगे। प्लैंक्टॉन्स आर द स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म जो कि प्लांट्स, एक्वेटिक प्लांट्स पे निर्भर होते हैं। फिर उन प्लैंक्टॉन्स को कौन खाएगा बच्चों जी? फिश खाएगी, तो फिश के अंदर आ जाएगा। फिर उस फिश को कौन खाएगा? लार्ज फिश खाएगी, तो उस लार्ज फिश के अंदर आ जाएगा। फिर उस लार्ज फिश को कौन खाएगा? हॉक खाएगा, तो हॉक के अंदर आएगा। तो इससे आपने क्या सीखा? इससे हमने ये सीखा कि इसका डीडीटी इसको ऐड हुआ, इसका इसको ऐड हुआ, इसका इसको ऐड हुआ, और इन सब का इसको ऐड हुआ। मेरी बात समझे आप? देखो ध्यान से, ध्यान समझो। ये है हमारे प्लांट्स, ठीक है, प्लांट्स। डन, क्लियर क्लियर क्लियर। इसके पास था 5% डीडीटी। 5% डीडीटी इसने इसको दिया, साथ में 5% इसने भी खुद अपना भी लिया। अब इसने 10% इसको दिया, पर साथ ही साथ इसने भी 5% अपना लिया। फिर 15% इसने इसको दिया, 15% इसने इसको दिया, और 5% इसने खुद का लिया। अब इसके पास कितना पहुंचा? 20%। क्लियर है? आपको समझ में आई बात? ओके, तो आप क्या देख रहे हैं? हर सक्सेसिव लेवल में आपका डीडीटी का जो परसेंटेज है वो बढ़ता जा रहा है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। क्या कहते हैं? बायो एक्यूमुलेशन। आइए पढ़ते हैं। डीडीटी वॉज स्प्रेड इन अ लेक टू रेगुलेट द ब्रीडिंग ऑफ मॉस्किटो एनिमल, ठीक है। और ये जो डीडीटी है, जो प्लांट लेक में छीटा गया ताकि मॉस्किटो ना आए, ठीक है। और जितने भी आपके प्लांट्स थे, जो आपके एनिमल्स थे, जो कहाँ रह रहे थे? पानी में रह रहे थे, वो सब डीडीटी रेजिड्यू वाली चीजें खाते रहे, ठीक है। और उनके टिश्यू में डीडीटी धीरे धीरे एक्यूमुलेट होता गया। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। हायर एनिमल इन ऑन द फूड चेन, जो सबसे ऊपर रहता है, ट्रॉफिक लेवल पे सबसे ऊपर रहता है, ट्रॉफिक लेवल कहते हैं इसको। जिसको नहीं पता है वो इकोसिस्टम के लेक्चर लगा सकता है। टर्म 2 का सब कुछ बना हुआ है। तो ये इकोसिस्टम है, ट्रॉफिक लेवल 1 2 3 4 5, ठीक है। इससे ज्यादा नहीं हो सकते ट्रॉफिक लेवल, ठीक है। तो सबसे हायर एंड पे जो रहता है, जिसको हम कहते हैं टर्शरी कंज्यूमर, जैसे कि सील हो गया, ठीक है, सबसे फाइनल कंज्यूमर होते हैं। ये फाइनल कंज्यूमर मतलब इसके बाद ये सिर्फ मरेंगे तो इनको सिर्फ डिकम्पोजर्स खाएंगे, ओके। The greater concentration of the DDT in their body as a result of called as biomagnification। क्लियर है? ये समझे आप क्या बोल रही हूं मैं? देखो, कोई भी तालाब में अगर डीडीटी पड़ा हुआ है तो उसमें प्लांट्स पाए जाएंगे, तो डीडीटी उसको यूटिलाइज करेंगे। प्लांट खा लिया किसने? प्लैंक्टन ने। पर वो प्लैंक्टन पानी में रह रहा है तो पानी से भी उसके पास डीडीटी आएगा। पर उस प्लैंक्टन को किसी स्मॉल फिश ने खा लिया तो प्लैंक्टन से डीडीटी तो आ ही गया, पर साथ ही साथ वो पानी कंटिन्यूसली मुंह में ले रही तो उसके अंदर भी डीडीटी आया। उस स्मॉल फिश को एक लार्ज फिश ने खा लिया, खुद तो ले ही रही थी डीडीटी वो उस पानी से, और साथ में उस फिश की वजह से आ गया। अब जब इन सबको हॉक खा लेगा तो सबका डीडीटी जो है एक्वेटिक एनवायरनमेंट का, वो किसके अंदर आ जाएगा? हॉक के अंदर। तो ये आपको याद रखना है कि जब भी हम किसी इंसेक्टिसाइड, किसी पेस्टिसाइड का छिड़काव किसी गार्डन में, किसी फॉरेस्ट में, किसी
लेक में, पॉन्ड में करते हैं, तो ये जो डीडीटी होता है ये सबसे आखिरी में जो पाया जाता है, जो सबसे फाइनल, जो टॉप ट्रॉफिक लेवल पे होता है, जिसको टॉप कंज्यूमर कहते हैं, हॉक इज अ टॉप कंज्यूमर, उसके पास सबसे ज्यादा होता है, क्योंकि एक्यूमुलेशन धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो जैसे जैसे आप ट्रॉफिक लेवल बढ़ाते जाएंगे, किसी भी इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड का जो एक्यूमुलेशन है वो बॉडी के अंदर बढ़ता जाएगा। दिस इज कॉल्ड एज बायो एक्यूमुलेशन। और उसके बाद जब फाइनल कंज्यूमर उसको खाएगा तो उसके बाद सबसे अधिक इंसेक्टिसाइड उसके पास ही रहेगा, कारण मैंने आपको बताया। तो टॉप कंज्यूमर के पास हमेशा सबसे अधिक डीडीटी रहेगा। तो ये क्या है, डीडीटी क्या है बच्चों? डीडीटी बहुत ही हार्मफुल सब्सटेंस होता है। डीडीटी जो होता है, डीडीटी स्टोर्ड इन द फैट ऑफ एनिमल्स, ठीक है, कहाँ स्टोर होता है? स्टोर्ड इन द फैट ऑफ एनिमल एंड टेक मेनी ईयर्स टू ब्रेक डाउन। जहां पर फैट स्टोर होता है, ठीक है, स्टोर्ड इन द पोजीशन ऑफ फैट, ऐसे लिख देते हैं, पोजीशन ऑफ फैट, ठीक है, पोजीशन ऑफ फैट। और जिस प्रकार से फैट टूटता जाएगा, पर डीडीटी एक ऐसा केमिकल है जिसको बॉडी जो है बहुत आसानी से तोड़ नहीं सकती, ठीक है, और ये बहुत तोड़ेगी नहीं, एक्यूमुलेट होता जाएगा। देखो नॉर्मली हम कोई भी चीज खाते हैं तो वो शरीर में टूट जाती है, ठीक है, पर आप देख रहे हैं कि जब स्मॉल फिश को लार्ज फिश ने खाया तो स्मॉल फिश का डीडीटी वो तोड़ ही नहीं पा रही और साथ में पानी से और इकट्ठा करती जा रही है, तो डीडीटी टूट ही नहीं रहा है, तो इसकी वजह से ये एक्यूमुलेट होते जा रहा है और इस तरीके से ये तुम्हारे बॉडी के अंदर भी पहुंचते जा रहा है। क्लियर है बात? अगर उस फिश को तुमने खा लिया तो डीडीटी तुम्हारे अंदर भी आ गया। क्लियर है बात को? ये समझ में आपको कैसे लिखना है ये? तो इसमें ये बात हमको ये बताना है कि हाउ इट अफेक्ट द ट्रॉफिक लेवल। तो आप इसमें आंसर क्या लिखेंगे कि जो हायर एंड ऑफ एनिमल होता है, पूरा लिखना है आपको एज इट इज, जो हायर एंड ऑफ एनिमल होता है उसमें हमेशा ग्रेटर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डीडीटी पाया जाएगा, जिसे हम बायोमैग्निफिकेशन कहते हैं। डीडीटी जो है फैट की तरह स्टोर होता है, इसका ब्रेकडाउन बहुत जो है मुश्किल होता है और इसके बहुत सारे हेल्थ एडवर्स इफेक्ट होते हैं। अगर ये डीडीटी ह्यूमन बीइंग के अंदर भी पहुंच जाए, भाई उस फिश को तुमने खा लिया तो तुम्हारे अंदर भी डीडीटी अपनी ट्रॉफिक चेन में एंट्री ले लेगा। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो इसका ब्रेकडाउन नहीं होता, पॉटी से बाहर आ जाएगा, पॉटी से फिर वाटर बॉडी में आ जाएगा। तो इस तरीके से डीडीटी का ना ब्रेकडाउन हो पाना इज अ रियली वेरी डिफिकल्ट टास्क, ठीक है, डिफिकल्ट टास्क फॉर एवरीवन। तो इस तरीके से ट्रॉफिक लेवल को हार्म करता है। क्लियर है बच्चों? चलिए नाउ हम देखते हैं इन द फॉलोइंग फूड चेन। फूड चेन आप समझते हैं, फूड, ये जो हमने इसके पहले पढ़ा ये था फूड पिरामिड। क्या था बच्चों? फूड पिरामिड था। फूड पिरामिड कैसे बनाते हैं हम लोग? फूड पिरामिड, ये जस्ट कोई रिवीजन है। फूड पिरामिड में जिसका नंबर सबसे अधिक होता है उसको सबसे नीचे रखते हैं, फिर जिसका नंबर इससे कम, जिसका नंबर इससे कम, जिसका नंबर सबसे कम उसे कहते हैं ये होता है आपका प्रोड्यूसर। ठीक है, प्रोड्यूसर कौन होता है? जो पिक्चर बनाता है। तो खाना कौन बनाता है रे? प्लांट। उसके बाद ये होता है प्राइमरी कंज्यूमर, ये होता है सेकेंडरी कंज्यूमर, ये होता है टर्शरी या टॉप कंज्यूमर। ठीक है, इसी को हम टॉप कंज्यूमर भी कहते हैं। ये होता है फूड पिरामिड। और इसी को अगर हम चेन के फॉर्म में लिखें तो इसे हम क्या कहते हैं बच्चों जी? इसे हम फूड चेन कहते हैं। ठीक है, नाउ फूड चेन के क्या कैरेक्टर होने चाहिए, फूड पिरामिड के क्या कैरेक्टर होने चाहिए, ये मैंने बेटा जी लेक्चर में बना रखा है। जाओ, ये क्वेश्चन देखकर तो तुम्हें ऐसा तो नहीं लग रहा है हे भगवान, सैंपल पेपर ना हमेशा थोड़ा डिफिकल्ट बनाया जाता है ताकि बच्चों की मेहनत बढ़ाई जा सके, पर पेपर इतना डिफिकल्ट नहीं आता, तो इससे आपको इससे लग रहा है हे भगवान, हे माँ, माता जी, हे भगवान, ऐसे भगवान, ऐसे बायो का पेपर आएगा तो बेड़ा करते हैं। बेटा कोई नहीं है, बहुत आसान सी चीज है, थोड़ा सा दिमाग लगाओ। चलो, इन द फॉलोइंग फूड चेन द वर्टिकल एरोज इंडिकेट द एनर्जी लॉस्ट टू द एनवायरमेंट। ठीक है, ये जो ऊपर वर्टिकल दिख रहे हैं ACE, ये क्या है? क्या एनर्जी लॉस हो रही है। एंड हॉरिजॉन्टल एरो ये दिखा रहे हैं कि कितना % एनर्जी आप ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, विच वन ऑफ द 3 वर्टिकल एरोज ACE, ठीक है, ACE वर्टिकल एरो दिख रहे हैं, एंड विच वन ऑफ द 2 हॉरिजॉन्टल B and D will represent the more energy transfer। ठीक है, give the reason of your answer। देखो यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हमें लगाना है 10% लॉ। ठीक है, यहाँ पर हमें क्या लगाना है? 10% लॉ। ठीक है, अब यहाँ पर क्या एक्सप्लेन करना है? यहाँ पर हमें बताना है विच वन ऑफ द 2 हॉरिजॉन्टल एरो रिप्रेजेंट द मोर एनर्जी ट्रांसफर। ठीक है, हमको ये बताना है कि सबसे अधिक, हम पूरा ही डिस्कस कर लेते हैं ये 10% लॉ हम देखते हैं। देखो ध्यान से, अकॉर्डिंग टू 10% लॉ, हमेशा जब भी हम नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल पे आते हैं तो 90% हम एनवायरनमेंट को लॉस करते हैं, नेक्स्ट जनरेशन को सिर्फ 10% देते हैं। ठीक है, तो अब मान लो, ध्यान से समझना, ठीक है, ध्यान से समझना मेरी बात को, क्या बोल रही हूं, नहीं तो समझ में नहीं आएगा।
चलो तो अब 10% लॉ को और समझते हैं। जैसे कि इसमें ये पूछ रहा है, एक बार क्लियर करती हूँ मैं इसको। फूड चेन को समझ गए ना, हर ट्रॉफिक लेवल को चेन के फॉर्म में दिखा रहे हो। ट्रॉफिक लेवल मतलब जिसमें एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो, एक ट्रॉफिक लेवल की एनर्जी दूसरे ट्रॉफिक लेवल में। ट्रॉफिक लेवल का मतलब होता है कि एक के बाद दूसरी जनता, दूसरे के बाद तीसरी जनता, एक जनता को दूसरी जनता खा लेगी, दूसरी जनता को तीसरी जनता खा लेगी, तो एक जनता की एनर्जी दूसरी जनता में चली जाएगी, दूसरी जनता की एनर्जी तीसरी जनता में चली जाएगी। क्लियर है? मुझे ये बताना है, मतलब हम सबको ये बताना है कि अब आप ये बताइए विच वन ऑफ द 3 वर्टिकल एरोज, ठीक है, तीनों वर्टिकल एरोज में एंड दोनों हॉरिजॉन्टल एरो में सबसे अधिक एनर्जी किसके पास है और सबसे कम एनर्जी किसके पास है। ठीक है, शुरू करें, आइए देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमको 10% लॉ समझना पड़ेगा। 10% लॉ जैसा आपने उधर देखा वैसे सेम टू सेम ये भी है। देखो, सबसे पहले सनलाइट आती है। अब सनलाइट ने इसको कितनी दी? 1000 जूल एनर्जी। ठीक है, प्लांट को 1000 जूल एनर्जी दी, तो सिर्फ इसका 10% ही लेगा कौन? नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल। तो आपके जो है डियर ने कितनी एनर्जी ली? 100 जूल। कितनी जूल ली? 100 जूल। तो 900 जूल कहाँ चली गई? ठीक है, उसके बाद इसका 10%, इस डियर को इस शेर ने खा लिया, तो इसका भी 10%, 100 का 10% कितना होता है? 10। तो 10 जूल ली शेर ने और 90 जूल हो गई बाहर। ठीक है, और उसके बाद जो है अब सिर्फ 10 जूल एनर्जी किसके पास है? आपके दैट शेर के पास। ठीक है, अब इस शेर मर गया, तो शेर जब डिकम्पोजर को एनर्जी गई, तो 10 का 10% कितना हुआ? 1। तो 1% डिकम्पोजर के पास गई और 9 जूल जो है एनर्जी को जो है एनवायरनमेंट को लॉस हो गई। अब यहां पर समझते हैं क्या बोल यहां पर समझते हैं कि क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपका। देखिए, हमको बताना है कौन से एरो में सबसे अधिक एनर्जी लॉस हुई। देखते हैं। देखिए, आइए, सबसे पहले हमको ये बताना है। देखो 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 ध्यान से, मान लो इसके पास 1000 जूल एनर्जी आई सनलाइट से। ठीक है, तो इसने इसको कितनी ट्रांसफर की? 100 जूल। ठीक है, तो 90 जूल जो है, ध्यान से समझना। ठीक है, इसने 1000 से इसको कहा कि देखो यहाँ पे देखो कितना लॉस हो रहा है। अरे यार, ये बार बार इधर क्यों आ जाता है? यहाँ पर देखो कितना लॉस हो रहा है। देखो यहाँ पर 1000 जूल एनर्जी थी, 1000 जूल एनर्जी, सिर्फ 100 ही वो नेक्स्ट लेवल को देता है, तो 90 एनवायरनमेंट में लॉस होती है। अब यहाँ पर समझो कैसा हुआ। देखो 1000 जूल एनर्जी थी, 1000 जूल इसके पास एनर्जी थी, पर प्लांट ने इसको सिर्फ कितनी दी? 100। तो यहाँ से कितनी लॉस हो गई बच्चों जी? 900 जूल। डन। अब इसका 1100 इसको दिया। ठीक है, डन है। अब उसके बाद इस 100 ने इसको कितना दिया? 10% ही देगा, तो इसको कितना दिया? 10 जूल दिया। तो यहाँ से यहाँ जो है कितनी लॉस हुई बच्चों? 90 जूल। अब नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल में ये किसको कितना देगा? 1 जूल। तो यहाँ से कितनी लॉस हुई? 9 जूल। बस नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को 1 जूल दे देगा, तो उसका 10% लॉस हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ इतनी बात? कोई टेंशन, कोई परेशानी तो नहीं? डन हुई? तो ये बात आपको क्लियर हुई। तो अब हमको ये बताना है कि इन वर्टिकल एरोज में सबसे अधिक एनर्जी कौन लॉस कर रहा है? ए। ठीक है, और हॉरिजॉन्टल में सबसे अधिक एनर्जी जो है किसके पास है? ये है आपके इस एरो के पास, मतलब यहाँ पे। क्लियर है? तो B के पास सबसे अधिक एनर्जी है इनटू द हॉरिजॉन्टल एरो, और A के पास सबसे अधिक एनर्जी है आपके वर्टिकल एरोज में। क्लियर है ये बात? आई होप ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। तो हम हमेशा नेक्स्ट ट्रॉफिक लेवल को 10% ही एनर्जी देते हैं, 90% लॉस करते हैं। 1000 जूल अगर आपके प्लांट के पास आई है, तो वो सिर्फ 100 जूल ही देगा किसको? नेक्स्ट लेवल को। 90% लॉस किया। 1000 जूल नेक्स्ट लेवल के पास आई, तो सिर्फ 10 जूल ही नेक्स्ट लेवल को देगा, 90% लॉस करेगा। 10 जूल अगर इस लेवल पे आई है, तो नेक्स्ट लेवल को 1 जूल ही देगा, 90% लॉस करेगा। क्लियर है? तो सबसे अधिक किस एरो के पास एनर्जी? ऊपर वालों में 900 के पास। और सबसे अधिक यहाँ किसके पास एनर्जी? इसके पास। क्लियर है? समझ में आ गई बात? डन ना डन? डन। तो ये आपको आई थिंक आप ये आंसर अब एक्सप्लेन कर लेंगे। क्लियर है? तो इसीलिए मैं वो वाला इमेज आपके लिए लेकर आई थी। सेम है, वही है। देखो वही वाला मैंने एग्जैक्टली वैसा ही लगाया, एग्जैक्टली वैसा ही लगाया, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़े। तो बताओ कौन सा एरो के पास सबसे अधिक एनर्जी थी? इस वाले एरो के पास। ठीक है, यहां पर सबसे अधिक एनर्जी किसके पास थी? इसके पास। सेम टू सेम। ठीक है, आइए बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या पूछ रहा है, ये देखिए, इसको भी बोर्ड पे मैं आपको सॉल्व करवाती हूँ। 2 pea plants, one with round yellow seeds, ठीक है, and another with wrinkled yellow seeds, डायहाइब्रिड क्रॉस पे हमने सॉल्व कर रखा है बच्चों जी। एंड F1 प्रोजेनी हैव राउंड येलो सीड्स, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन हमको कर रखा है। अभी टेंशन नहीं लो, डायहाइब्रिड क्रॉस बनवा देती हूँ। ठीक है, व्हेन F1 प्लांट सेल्फ पॉलिनेटेड, जब इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया, तो which new combination is expected in F2 progeny? How many seeds with these new combination of the character will be produced when the total 160 seeds are produced in F2 generation? Explain the reason.
चलिए अब आपको यहाँ पर थोड़ा सा समझाती हूँ। हमें ये बोला कि अगर हमने ये प्लांट लिया था राउंड एंड येलो, रिंकल्ड और ग्रीन, रिंकल्ड और ग्रीन, अब हमने गैमेट्स निकाले तो यहाँ से हमको मिला ये और यहाँ से मिला ये, और किसी को ये समझना है कि ये कैसे आया है बच्चों जी, ठीक है भाई 100% कैपिटल आर के कैपिटल आर ही बनेंगे, कैपिटल वाई के कैपिटल वाई बनेंगे, ये कैसे बना, तो आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस का लेक्चर लगाना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जब हम लोगों ने इसको इस तरीके से क्रॉस किया तो भैया सेम कैरेक्टर वाले को एक साथ ला लिए, डन है। अब इस पर हमने रूल लगाना है 13, 23, 14, 24, लगाइए। 13 लगाएंगे पहले का तीसरे से तो ये बनेगा, दूसरे का तीसरे से, पहले का चौथे से, दूसरे का चौथे से, डन, ठीक है। अब आप अगर देखो ध्यान से, इसको देखो, आपके F1 जनरेशन में, F1 जनरेशन में ये F1 जनरेशन में क्या प्लांट मिल रहा है, बोलो F1 जनरेशन में क्या प्लांट मिल रहा है? F1 जनरेशन में मैम जी हमको मिल रहा है राउंड और येलो, राउंड और येलो, ठीक है। F1 जनरेशन में हमको राउंड और येलो मिल रहा है, और अब यहाँ पर हमें इसका सेल्फ पॉलिनेशन करना पड़ेगा, आर वाई, ये, ठीक है, डन। ये बनाएंगे अपन डाई हाइब्रिड क्रॉस, डाई हाइब्रिड क्रॉस में बनाऊंगी नहीं यहाँ पर मैं आपके लिए कॉम्बिनेशंस लेके आई हूँ उसके, ठीक है। चलो इसको बनाना भी आना चाहिए। देखो बच्चों जी, जब भी हम सैम्पल पेपर सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पर हम डिटेल डिस्कशन कैसे होगा ये सब पढ़ चुके हैं हम। वन शॉट रिवीजन जब करवाऊंगी, फास्ट ट्रैक रिवीजन कराऊंगी तो रिफ्रेश होगा, पर लेक्चर सारे बने हुए हैं तो उनको जाके देखिए, ठीक है। चलिए आइए देखते हैं क्या बोल रही थी मैं। मेरी बात कुछ ऐसी थी जो कि आपको समझनी है कि हमको F1 प्रोजेनी में राउंड और येलो सीड मिले, डन है, कोई दिक्कत नहीं। F1 प्रोजेनी में हमको सारे 100% राउंड और येलो मिले, ठीक है। जब F1 प्लांट को हमने सेल्फ पॉलिनेट किया, ठीक है, तो हमको ये गैमेट मिले, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेट बिना, ओके। विच न्यू कॉम्बिनेशन, ध्यान से समझिएगा क्या बोल रही हूं मैं, क्या बोल रही हूं मैं वो ध्यान से समझना है। तो विच न्यू कॉम्बिनेशन कैरेक्टर्स इज एक्सपेक्टेड इन F2 जनरेशन, ठीक है, F2 generation, how many seed with new combination of character will be produced? If the total number of seed is 160, मतलब हमको ये बताना है जब हम डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाते हैं इसका, तो राउंड येलो सीड जो है इसके अलावा कौन से और कॉम्बिनेशन बने। अगर टोटल नंबर ऑफ सीड 160 थे तो राउंड येलो के अलावा और कौन से सीड थे और उनका नंबर हमें बताना है, ठीक है, ओके। अगर टोटल नंबर ऑफ सीड 160 थे तो नए कॉम्बिनेशन वाले सीड कितने थे जो कि राउंड येलो नहीं थे। आइए इसके लिए भी मैं कुछ एक्सप्लेनेशन लाई हूं, देखो ध्यान से समझो, ओके। हम लोगों को राउंड येलो मिले F1 जनरेशन में, ठीक है। हमारे पास टोटल 160 सीड है, टोटल सीड कितने हैं अपने पास 160, मैं सब कुछ कैलकुलेट करा दूंगी, इसमें टेंशन नहीं लो। टोटल हमारे पास 160 सीड है, ठीक है। F1 जनरेशन में हमको राउंड और येलो मिला है। जब हमने इसका सेल्फ पॉलिनेशन कराया तो हमें 16 प्लांट मिले, 16 प्लांट मतलब 16 मतलब ये कहो कि 16 टाइप की चीजें मिली, 16 टाइप की चीजें भी नहीं मिले, कॉम्बिनेशन तो हमको 4 ही मिले। इसका रेशियो क्या आता है 9:3:3:1, ठीक है, 9:3:3:1, क्लियर है। अब 9 क्या है बच्चों, राउंड येलो, 9 क्या है राउंड येलो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जो 3 है वो क्या है बच्चों आपका राउंड और रिंकल्ड, ठीक है। जैसे राउंड और रिंकल्ड क्या है, राउंड और रिंकल्ड बोल रही हूँ, राउंड और ग्रीन, राउंड और ग्रीन कौन सा है 1 2 3, तो राउंड और ग्रीन हो गया। 3 है आपके रिंकल्ड और येलो, 1 2 3, ठीक है, और एक जो है आपका रिंकल्ड और ग्रीन है, ठीक है। समझ में आई बात, डन है इतनी बात। चलो अब एक और बात बताती हूँ, हमारे पास टोटल 16 प्लांट है, ठीक है। कितने प्लांट है 4 4 8 4 12 4 16, हमारे पास टोटल प्लांट कितने हैं 16। टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं, टोटल कॉम्बिनेशन कितने हैं बच्चों, बिल्कुल भी घबराओ मत, बहुत आसान है। टोटल कॉम्बिनेशन कितने 4, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है इसमें। आपके पास टोटल प्लांट है 160, ठीक है, टोटल प्लांट कितने हैं 160। अब 160 4 कॉम्बिनेशन कितने हैं 4, तो हर प्लांट जो है वो आप समझना है। अब आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं, देखो आपके पास टोटल कॉम्बिनेशन है 4, 160 आपके पास टोटल थे प्लांट मिले, ठीक है, जिसमें आपका हर एक जो है कॉम्बिनेशन 40-40 होना चाहिए, पर ऐसा हुआ नहीं। राउंड और येलो 9 हो गए,
राउंड और ग्रीन 3 हो गए, और रिंकल्ड और राउंड जो है, रिंकल्ड और येलो जो है ये कितने हो गए? 3 हो गए, और रिंकल्ड और ग्रीन 1 हो गया। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है? ये पूछ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्वेश्चन अगर आप पढ़ें तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, देखो देखो ध्यान से। तो हाउ मेनी सीड्स ऑफ दीज न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ कैरेक्टर विल बी प्रोड्यूस व्हेन अ टोटल नंबर ऑफ सीड इज 160। ठीक है, तो हम लोगों ने यहाँ पर ये निकाल लिया है बच्चों, ध्यान से देखो। ओहो, यहाँ पर हमने ये निकाल लिया है कि हमें किस तरीके से कहानी करनी है। ठीक है, 160 आपके पास टोटल प्लांट है। ठीक है, अब आपको मैं इसको कैलकुलेट करना सिखा देती हूँ तो आपको बनने लगेगा। चलिए, ओहो, एक बार कैलकुलेट करना सिखा दूंगी तो सही रहेगा। टोटल 160 आपके पास प्लांट्स हैं, डन। 160 आपके पास प्लांट्स हैं। आपके पास कॉम्बिनेशन कितने हैं? कॉम्बिनेशन 4 है। कॉम्बिनेशन कितने हैं? 4 हैं, डन। उसके बाद आपके पास प्लांट्स मिले कितने हैं? 16। प्लांट्स मिले कितने हैं? 16 है। रेशियो है आपके पास 9:3:3:1। 9 क्या है आपका? राउंड येलो। 3 क्या है? राउंड ग्रीन। फिर क्या है? येलो रिंकल्ड, और ये है ग्रीन रिंकल्ड। यही आपका कॉम्बिनेशन, डन है। अगर 9 पौधे ये हैं, अगर 9 पौधे ये हैं तो बाकी का परसेंटेज क्या होना होगा? अब आइए कैलकुलेट करते हैं बेटा जी। अब कैसे निकालेंगे अपन ये देखते हैं। देखो, हमारे पास टोटल मिले हैं 16 प्लांट्स। ठीक है, टोटल हमारे पास 16 प्लांट है, टोटल 16 प्लांट मिले हैं और 160 प्लांट की पॉपुलेशन है। अब हमको ये बताना है कि कौन सा प्लांट कितना, कौन से सीड वाला है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? जैसे मान लो 9:3:3:1 का रेशियो मिला, तो इसको मान लो 9x, ओहो कितना बुरा लिख रही हूँ मैं, इसको मान लो बच्चों 9x। ठीक है, मैथ्स मेरा बहुत ही बकवास है, ये तुम्हें पता है, पर मैं सीख के आई हूँ। चलो, ये 9x हो गया, प्लस 3x हो गया, प्लस 3x हो गया, प्लस 1x हो गया। कितना है? इक्वल्स टू बच्चों ये है 160। इसको टोटल करो तो कितना आएगा? 16x आएगा। ठीक है, बाप रे, मैथ्स तो आज शिप्रा मैम सॉल्व करके ही रहेगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाए? 160/16। तो ये क्या आ गया बच्चों? 10। तो x इक्वल्स टू 10। अब 9x है तो 9 × 10 करो तो ये हो गया 90। तो आपका 90 प्लांट कैसे हैं? राउंड और येलो। ठीक है, आप करो 3x करो तो x की जगह 10 रखो तो कितना आएगा? 30। तो 30 कैसे हैं आपके? राउंड और आपके राउंड और ग्रीन। फिर 30 क्या होंगे? 3 और × 10 करो फिर से, तो ये कैसे होंगे आपके? दैट रिंकल्ड एंड ग्रीन। और फिर आप करो 1 और 10। ठीक है, 1x था ना आखिरी में, तो ये आ जाएगा आपका 10, और ये है आप, ओहो गड़बड़ हुआ ना। ये 30 क्या आएंगे बच्चों? 30 प्लांट आएंगे आपके। 30 प्लांट कौन से? 30 प्लांट आएंगे आपके ये वाले। ठीक है, ये कौन से हैं आपके? रिंकल्ड और येलो। और 10 प्लांट आएंगे आपके कौन से? रिंकल्ड और ग्रीन। समझे मेरी बात को कैसे निकालना है आपको? ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। अगर आपके पास टोटल 16 प्लांट थे तो कौन से प्लांट, कितने प्लांट का सीड होगा राउंड येलो, कितने प्लांट का सीड होगा राउंड और ग्रीन, कितने प्लांट का सीड होगा रिंकल्ड और ग्रीन, और कितने प्लांट का सीड होगा येलो और रिंकल्ड। ठीक है, अब ये बताना जो है बड़ा ही डिफिकल्ट। ये कैपिटल वो होगा ना बच्चों, ये कैपिटल वाई होगा, ये कैपिटल वाई, ओहो ये कैपिटल वाई होगा। ठीक है, तो आपको इन 16 प्लांट में, मतलब अगर आपके पास 160 की जनता है, ध्यान सुनना है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर देखो मैथ्स थोड़ा इलैबोरेट करने में मुझे टाइम लगेगा। ठीक है, अगर 160 प्लांट हैं तो आपको ये बताना है कि कितने प्लांट राउंड येलो वाले हैं, कितने प्लांट जो हैं वो राउंड और ग्रीन वाले हैं, कितने प्लांट जो हैं वो हैं रिंकल्ड और येलो वाले, और कितने प्लांट हैं रिंकल्ड और ग्रीन वाले। तो जब हमने कैलकुलेट किया तो हमें पता चला कि 90 प्लांट जो हैं वो राउंड येलो वाले हैं। ठीक है, 30 प्लांट जो हैं वो हैं राउंड और ग्रीन वाले, 30 प्लांट जो हैं वो हैं आपके येलो और रिंकल्ड वाले, और 10 प्लांट जो हैं वो हैं ग्रीन और रिंकल्ड वाले। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन निकालने के लिए आ सकता है। और ऐसा क्यों हुआ? सेम वही रैंडम फर्टिलाइजेशन, रैंडम मेटिंग एंड रिकॉम्बिनेशन, रैंडम ट्रिपल आर, रैंडम मेटिंग, रैंडम फर्टिलाइजेशन और रैंडम रिकॉम्बिनेशन या रिकॉम्बिनेशन। क्लियर है? इस तरीके से भी आ सकता है। तो 9:3:3:1 की पॉपुलेशन में 90 एक है, 30 एक है, 30 एक है और 10 एक है। ठीक है, तो 160 हो गया। चले आगे बढ़े, इस तरीके से आप लगा सकते हैं बच्चे। और आपको पता है कि मैथ्स में तो मेरी कितनी फजीयत होती है, ये तो आपको पता ही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, कुछ ना है मैथ्स में तो प्लीज आप टॉक टू प्रिंस सर। मुझे जितनी मैथ्स आती थी मैंने समझा दिया आपको। ओके,
ओके, गैस ए जो है वो इट इज फाउंड इन द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर एंड इट इज वेरी डेडली पॉइजनस बट इट इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग बींग्स. अमाउंट ऑफ दिस गैस स्टार्टेड डिक्लाइनिंग इन फ्रॉम शार्पली 1980s. तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे ऊपर जो लेयर है, ठीक है, आपके एटमॉस्फेयर की अपर लेयर पर एक गैस है जिसको कहते हैं अपन ओजोन. हालांकि ओजोन जो है वो आपके लिए खतरनाक है पर फिर भी आपके लिए फायदेमंद है, क्योंकि ये जो लेयर होती है वो सन की अल्ट्रावायलेट रेस को एंट्री नहीं लेने देती, जिसकी वजह से आपको वेरियस टाइप्स ऑफ कैंसर, वेरियस बीमारीज ये नहीं होती हैं. ठीक है, पर आजकल बड़ा लफड़ा हो गया है क्योंकि इस लेयर में हो गया है होल. ठीक है, तो सब यूवी रेडिएशन अंदर अंदर आए जा रहा है और बड़ी सारी दिक्कत है. और क्या कारण है इस लेयर का डिप्लीट होने में, ये आपको समझना. ओजोन इज नॉट गुड फॉर द हेल्थ बट ये आपके एनवायरनमेंट में हार्मफुल रेस को अंदर आने से रोकती है. आइडेंटिफाई द गैस ए एंड हाउ इट इज फॉर्म्ड एट द हायर लेवल्स ऑफ द एटमॉस्फेयर. ठीक है, हमको ये बताना है कि ये किस तरीके से फॉर्म होती है. तो बस O2 को O से जोड़ देना है और आपका जो है ओजोन फॉर्मेशन हो जाएगा. ये मैंने आपको बताया. पर एनवायरनमेंट में जब ओजोन टूटती है तो O2 और सिंगल O रिलीज हो जाता है और सिंगल O रिलीज हो जाने की वजह से इसके बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट शुरू होते हैं. इट इज कॉल्ड एज नेसेंट ऑक्सीजन. ठीक है, ओजोन लेयर के बारे में भी लेक्चर बना के रखा है. तो यहां पर कैसे बनती है ये आपको पता होना चाहिए. O2 प्लस O को जोड़ते हैं तो O3 बनती है और ये O3 जो होती है लाइटर होती है, जिसकी वजह से ऊपर जाकर एक लेयर के फॉर्म में वो हो जाती है. पर अगर इसमें डिप्लीशन होने लगे तो ये जो O2 है ये O3 से अब ये O2 जो है अलग हो जाएगा और O अलग हो जाएगा. ये जो ऑक्सीजन है इसको हम कहते हैं नेसेंट ऑक्सीजन. ठीक है, ये नंगा ऑक्सीजन है और ये इधर उधर घूमता रहेगा और आपको डैमेज करता रहेगा. क्लियर है बच्चों, इसलिए ओजोन हमारे लिए खतरनाक होती है. ठीक है, क्लियर है बच्चों, आगे बात करते हैं. तो ये कैसे बनी आप समझ में आया. क्वेश्चन नंबर ए का आंसर क्या है. ओजोन इज फॉर्म्ड एट द हायर लेवल ऑफ द अर्थ. कैसे बनी इसका रिएक्शन भी मैंने आपको बताया. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. व्हाई इट इज एसेंशियल फॉर द लिविंग बीइंग्स, स्टेट द कॉज ऑफ डिप्लीशन ऑफ दिस गैस. क्यों ये एसेंशियल है ऑल लिविंग बीइंग्स के लिए और हमको ये बताना है कि कैसे इसका डिप्लीशन होता है. ओजोन लेयर इज नेचुरल लेयर ऑफ द गैस इन द अपर एटमॉस्फेयर. ठीक है, और ये प्रोटेक्ट करती है ह्यूमन बींग्स को अल्ट्रावायलेट रेज से. अल्ट्रावायलेट रेज इसलिए बहुत हार्मफुल होती हैं क्योंकि आपको स्किन कैंसर कॉज करती हैं. तो कुल मिलाकर ओजोन लेयर एक फिल्टर है जो नहीं आने देता है, ठीक है, सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशन को, ठीक है, इनटू द अर्थ. ओके, सो अगर आप देखें तो ओजोन लेयर ये आपको दिखाई दे रही है. नाउ ओजोन लेयर का डिप्लीशन जो है ये क्यों हो रहा है, आइए देखते हैं. ओजोन लेयर जो है ये आजकल बहुत ज्यादा डिप्लीट हो रही है क्योंकि अपन मान नहीं रहे हैं. अपन जो है पाप का घड़ा एक दिन भरी जाना है तो भर ही रहा है. तो अपन पाप इतने सारे करते हैं, जैसे कि नंबर ऑफ फैक्ट्रीज लगा रखे हैं, इतना गाड़ी चलाते हैं, इतना प्रदूषण करते हैं, इंडस्ट्रीज की चिमनियां ऊपर नहीं बनाते, इतना ज्यादा डस्ट पोल्यूशन रिलीज होगा तो इसकी वजह से इसका डिप्लीशन होना ही है यार. ठीक है, इतनी सारा ग्रीन हाउस गैसेस निकल रही हैं. तो सबसे पहला रीजन जो है वो है प्यारे बच्चों क्या, क्लोरोफ्लोरोकार्बन. ठीक है, CFC जो होती है रेफ्रिजरेशन के लिए जो गैस भरी जाती है इसको हम कहते हैं क्लोरोफ्लोरोकार्बन. क्लोरोफ्लोरोकार्बन इज मेजर कंसर्न ऑफ द ओजोन लेयर डिप्लीशन. इसमें यूवी रेज जो है क्या करती है, ध्यान सुनो, ध्यान से देखो. ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब भैया 3 क्लोरीन होंगे 1 फ्लोरीन होगा. ठीक है, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन मतलब 1 कार्बन 1 फ्लोरीन 3 क्लोरीन. ठीक है, अब ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन में 1 क्लोरीन को जो है मस्ती चढ़ती है, उड़ता हुआ वो जाता है और ओजोन O3 जो होता है उसके बीच में घुस जाता है और उसके बीच में घुस जाता है तो एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को रिलीज कर देता है. पर एक ऑक्सीजन जो नेसेंट होता है वो तो घूम ही रहा है, मुझे ले लो तुम, मैं हूं प्यार की भूखी. ठीक है, मुझे ले लो तुम, और क्लोरीन उससे चिपक जाता है और फिर ये आपकी ऐसी कम तैसी करता है. तो नेसेंट ऑक्सीजन इज वेरी डेंजरस. वो किसी भी चीज के साथ बाइंड करके ये आपको बहुत हार्म कर सकते हैं. ठीक है, आइए बात करते हैं. Now, chlorofluorocarbon or CFC are the major cause of ozone layer depletion. These released by the solvent, spray, aerosols, refrigerator, air conditioner इन सब में भरे जाते हैं. Molecules of chlorofluorocarbon in the stratosphere पे होती है ओजोन. ठीक है, ओके, आर ब्रोकन डाउन बाय द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन. ठीक है, अब हो ही इसलिए रहा क्योंकि सन की अल्ट्रावायलेट रेडिएशन उसको ब्रेक डाउन कर देती है एंड रिलीज द क्लोरीन एटम एंड दिस एटम रिएक्ट्स विद द नेसेंट ऑक्सीजन जो है, नेसेंट ऑक्सीजन बोल रहे ओजोन के साथ जो है बाइंड करता है, उसको डैमेज कर देता है. मेरी बात समझे आप. तो जो गैसेस होती हैं ये स्ट्रेटोस्फीयर में पहुंची, अल्ट्रावायलेट रेज आकर उसको भ्रूण कर दिया, तोड़ दिया.
फ्री और क्लोरीन घूम रहा है, किसके साथ मिलूं किसके साथ मिलूं, तो उसने बोला ओ ओजोन को डैमेज करूंगा मैं, ओजोन के तीनों का ऑक्सीजन में 2 को अलग कर दिया, 1 को अलग कर दिया, एक तो बेचारा बैठा है, आए मेरे सैया कोई मुझे ले जाए हाथ पकड़ के, क्लोरीन के साथ वो बाइंड करता है और फिर वो आपके लिए बहुत ही खतरनाक, मतलब बेसिकली यही, इसी तरीके से तो ओजोन ब्रेक डाउन हो गया। ओजोन ब्रेक डाउन हुआ तो धीरे धीरे पूरा ओजोन जो लेयर का है ब्रेक डाउन हो जाएगा, उसमें होल होने लगेगा। क्लियर है? तो इस तरीके से CFC जो होता है वो ओजोन को ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में होती है ओजोन। चलिए, अब होती है अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्चिंग। अब तुमने जो है पहले प्लान करो किस प्लेन से भेजना है। इतनी सोशल साइंस पढ़ी है तो हर जो है आप लोगों ने देखा होगा ये प्लेन, ये वो बहुत सारी लाइंस होती हैं। तो कुल मिला के इतनी ये सब चीजें जो होती है प्लानिंग होती है। आपको ये देखना जरूरी है कि कौन से प्लेन ऑफ अर्थ में ओजोन पे होल हो रहा है, उस जगह पे नहीं करो। अब कहीं से भी रॉकेट दे दिया तुमने तो ओजोन लेयर पे डिप्लीशन बढ़ता जाएगा और होल बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले वी हैव टू प्लान कि हमको कहां से रॉकेट लॉन्च करना है। ये दिवाली का पटाखा नहीं है कि भैया बॉटल में डाला उड़ा दिया, ये एक रॉकेट लॉन्च है जो कि स्पेस में जाना है। तो ये चीजें बहुत रेगुलेटेड होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि कहीं होल है और उसी जगह पे रॉकेट दागे जा रहे तो होल और बड़ा हो जाए, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी गैसेस होती हैं, बहुत सारे केमिकल्स होते हैं जो कि ओजोन को डिप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, तो अनरेगुलेटेड रॉकेट लॉन्चिंग जो होती है ये बहुत ज्यादा, इवन CFC से भी ज्यादा ये खतरनाक होती है। ठीक है, अगर इसको कंट्रोल नहीं किया तो 2050 में ओजोन खत्म हो जाएगी और हर किसी को कैंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़े। नाइट्रोजिनस कंपाउंड्स, नाइट्रोजिनस कंपाउंड, हम इतनी गाड़ी चलाते हैं, इतने पगले होते हैं। ठीक है, लोग कहते हैं कि सिग्नल पे खड़े हो तो गाड़ियां बंद कर लो, पर अपन नहीं मानते। अपन को लगता है कि नहीं, अपन का ना मतलब अपना कहानी कुछ अलग चल रही है, अपन गाड़ी बंद कर लेते हैं, मतलब गाड़ी चालू होते हैं कि अपन जल्दी जाएंगे। ठीक है, तो एक तो पहले तो मराना है अपने को, क्योंकि अपने को जो पीछे से कोई ठोक देगा अपन मर जाएंगे उधर ही। तो बेसिकली ये बहुत कंसर्न वाला विषय है बच्चों कि आपको ऐसा ना हो कि आप मर ही जाए वहां पे। ठीक है, तो ये एक बहुत ही कंसर्न का विषय है कि गाड़ियां ऐसी चलाओ, ध्यान से सुनो, गाड़ियां ऐसी चलाओ कि मतलब गाड़ी वाड़ी, मतलब जब आप सिग्नल पे हो तो उसको बंद कर लो यार, क्या दिक्कत है। ठीक है, तो ये चीज बहुत ही मेजर इशू बनता जा रहा है कि आप कभी भी गाड़ी चलाएं तो थोड़ा सा पेट्रोल कम खर्च करें, लोग पैदल चलो, साइकिल चलाओ। ठीक है, The nitrogenous compounds such as NO2, NO, N2O highly responsible for the depletion of ozone layer. ठीक है, देखो कैसे आ रही है, ये स्ट्रेटोस्फीयर में होती है ओजोन लेयर। ये भी क्वेश्चन आ सकता है किस लेयर पे होती है ओजोन लेयर, तो स्ट्रेटोस्फीयर में होती है ना। देखो CFC कैसे ब्रेक डाउन कर रहा है ओजोन का, किस तरीके से ब्रेक डाउन किया। ये आपका ये क्लोरीन बाइंड हुआ और इसने ओजोन को तोड़ दिया। भैया बेसिकली ये क्या कर रहा है, क्लोरीन जो है घुस रहा है ना, उसने O3 को तोड़ा, अब हो गई, डिप्लीट हो गई वहां से लेयर। अब इसी तरीके से बहुत सारे मिथाइल ब्रोमाइड, बहुत सारे नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड सेम मेथड से इसी तरीके से आपका ओजोन को ब्रेक डाउन कर देते हैं। नाउ नेचुरल कॉजेज कौन से हैं? ओजोन लेयर हैज बीन फाउंड टू डिप्लीटेड बाय द सर्टेन नेचुरल प्रोसेसेस सच एज सनस्पॉट, स्ट्रेटोस्फेरिक बाइंड्स, ठीक है, विंड्स, बट इट डज नॉट कॉज मोर देन 1 to 2% ऑफ ओजोन लेयर। ठीक है, हवा बहुत ज्यादा चलना एट द लेयर ऑफ स्ट्रेटोस्फेयर, ये भी डैमेज कर सकता है, सोशल में आपने पढ़ा होगा। ठीक है, वॉल्केनिक इरप्शन से भी बहुत सारी ऐसे गैसेस निकलती हैं जिससे ओजोन लेयर डिप्लीट हो सकती है, पर इससे ज़्यादा डिप्लीशन नहीं होता क्योंकि ज़्यादातर ये प्रोसेस होते ही नहीं है। सबसे अधिक प्रोसेस जो ओजोन लेयर को डिप्लीट करता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ग्रीन हाउस गैसेस, आपके नाइट्रोजन गैसेस और आपकी CFC, ठीक है, मिथाइल ब्रोमाइड, ये सब बहुत खतरनाक होते हैं ओजोन को डिप्लीट करने के लिए। ठीक है, और वंस द ओजोन इज डिप्लीट, वो लेयर जो प्रोटेक्ट, जो आपको कंबल उड़ा के रखी थी, कंबल ही फाड़ दिया, अब यूवी रेडिएशन आएगी, आपको स्किन कैंसर करने लगेगी। क्लियर है? आगे बढ़े। सो दिस इज इट, नाउ वी आर इन द लास्ट सेक्शन। चलिए देखते हैं क्या है। बहुत आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, टेंशन नहीं है आपको। फिर से एक कैलकुलेशन है इसमें। ठीक है, शिप्रा मैम तो को वैसी मैथ्स पसंद नहीं और मैथ्स वाले क्वेश्चन आए, पर क्या दिक्कत है, मैंने तुम्हें मैथ सॉल्व करके नहीं दिखाई क्या कि 160 में ये राउंड और येलो कितने हैं, 160 में राउंड और ग्रीन कितने हैं, 160 में रिंकल्ड और येलो कितने हैं और 160 में ग्रीन और रिंकल्ड कितने हैं। और ये क्या है? अब कोई मुझसे ये पूछेगा हो, बाकी सब तो मैम ठीक है, ये जो बता रही हो ये क्या चीज है? ठीक है, तो अगर कोई मुझसे ये पूछ रहा है तो हेरिडिटी देखो बी लिख रही हूँ, हेरिडिटी में ये चैप्टर में डायहाइब्रिड क्रॉस पढ़ाया है। मेरी हाथ जोड़ के गुजारिश है, जाओ उसको देखो, है ना, और मुझसे मत पूछना मैम मैथ तो पढ़ा है, ये कहाँ पढ़ा दिया। चलो, साहिल परफॉर्म्ड एन एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द इनहेरिटेंस पैटर्न ऑफ द जीन। ही क्रॉस द टॉल पी प्लांट, ठीक है, विथ शॉर्ट पी प्लांट, और F1 जनरेशन में उसको सारे टॉल मिले जो कि हेट्रोजाइगस थे। अब ये होमोजाइगस हेट्रोजाइगस जो मैं बकवासें कर रही हूँ, ठीक है, ये जो बकवासें मैं कर रही हूँ बच्चों जी, ये आपको कहीं भी मिल जाएगा।
ठीक है, कहाँ, मेरे लेक्चर्स में, ठीक। ओके, व्हाट विल द सेट ऑफ जीन प्रेजेंट इन द F1 जनरेशन, बताओ क्या है F1 जनरेशन में, क्या सेट मिला है आपको, ये क्या है आपका, ये दिस इज द F1 जनरेशन ना बच्चों, ये क्या है आपका, ये है आपकी F1 जनरेशन, ठीक है। अब हमको ये बताइए कि ये क्या सेट ऑफ जीन है, बताइए। अगर सेट ऑफ जीन की बात करूं तो ये है आपका हेट्रोजाइगस। ये क्या कंडीशन है बच्चों, हेट्रोजाइगस। जब दो डिफरेंट गैमीट्स एक साथ रहते हैं तो इसे कहते हैं हेट्रोजाइगस कंडीशन, ठीक है। इसमें कैपिटल टी और स्मॉल टी एक साथ रह रहे हैं, ठीक है। बस यही तो पूछ रहा है इसमें, ये देखो क्या है सेट ऑफ कंडीशन, कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक। कैपिटल टी स्मॉल टी, इस F1 जनरेशन में हमें सारे टॉल मिलेंगे, पर ये जो टॉल है ये हेट्रोजाइगस है, होमोजाइगस नहीं, ये होमोजाइगस टॉल है, ये हेट्रोजाइगस टॉल है, क्लियर। चलो आगे बात करते हैं। अब हमको ये बताना है कि सिर्फ F1 जनरेशन में ही क्यों सारे टॉल क्यों मिले, दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस यार, दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है। जैसे कि पर्पल फ्लावर का लगा रखा है पर लॉ ऑफ डोमिनेंस की इमेज है, पर हमको ये पूछ रहा है कि सारे F1 जनरेशन में हमको टॉल क्यों मिले, दिस इज द लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग अगर आपके पास किसी भी प्लांट में या किसी भी जाइगोट में, किसी भी जेनेटिक कॉम्बिनेशन में एक भी टॉल जीन है, मतलब एक भी डोमिनेंट जीन है, तो वो ऑलवेज एक्सप्रेसिव होता है। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है भैया, ये तो आपको पता है, ये बड़ा ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। ये तो ऑलवेज एक्सप्रेसिव होता है, ठीक है। तो अगर आपके, देखो ध्यान से, एक बात ध्यान से समझो, आ जाओ, देखो कहाँ समझाओ, यहाँ समझाती हूँ। देखो अगर हम कैपिटल टी स्मॉल टी ले रहे हैं, ठीक है, ये एक हमारे पास प्लांट है और जब भी हमको नया गैमेटिक कॉम्बिनेशन बनाना है तो पुराने वाले को सेपरेट करना है, इसको सेपरेट करो, इसको सेपरेट करो। ये सब मैं क्या बोल रही हूँ बच्चों, ये आपको लेक्चर में मिलेगा। जब भी हमको ये हमेशा एक प्लांट में या एक सेल में पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते, कभी सिंगल नहीं होता, पर जब हमें नया कॉम्बिनेशन बनाना है तो पुराने वाले पेयर को सेपरेट करना होता। पेयर को सेपरेट करो, इससे इसको मिलाओगे तो अब सेम कॉम्बिनेशन ही बनेगा, इसको इससे मिलाओगे तो भी तो वही बनेगा, तो कैपिटल टी स्मॉल टी बन गया। मेरी बात समझ रहे हो ना। हमेशा एक सेल में जो कॉम्बिनेशन होता है, जैसे हर सेल में हमारे पास कितने क्रोमोसोम है, 46, 23 कहाँ से है, मम्मी से, 23 कहाँ से है, पापा से। तो यहाँ पर भी एक सेल में क्या हो सकते हैं, 2 ही जीन हो सकते हैं। एक प्लांट में हाइट का 2 ही जीन हो सकता है, एक इस प्लांट से आएगा, एक इस प्लांट से आएगा। अब ये हो सकता है सेम हो या अलग अलग हो, तो एक अलग बाई चांस है। अब इससे फ्यूज कराओ, इसके फ्यूज कराओ, किसी से किसको भी कराओ, आएगा यही कैपिटल टी स्मॉल टी, ठीक है। 50-50% कैरेक्टर हम लोग लेते हैं। अब बच्चों ये बात ये कर रहा है कि यही कॉम्बिनेशन मतलब टॉल ही क्यों मिला, डॉर्फ क्यों नहीं मिला। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ऑफ डोमिनेंस, अगर आपके दोनों पेयर ऑफ जीन में एक भी डोमिनेंट है तो वो रेसेसिव को एक्सप्रेस नहीं होने देता। वो बोलता है रेसेसिव क्या है, खराब हो गया जीन, ये वाला जो है खराब जीन हो गया, वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। खराब कैसे हो गया, कोई कारण है, म्यूटेशन वगैरह हो गया तो खराब हो गया। तो टॉल बोलता है तू टेंशन नहीं लियो, तेरा काम भी मैं करूंगा। वो उसका भी काम करने लगता है और उसके भी प्रोटीन बना के टॉल एक्सप्रेस कर देता है। अगर ये अपना काम करता है, इसका नहीं करता, तो आपका जो हाइट होता है ना प्लांट का, वो मीडियम होता, पर फिर भी टॉल है, क्योंकि जो कैपिटल टी है वो स्मॉल टी का भी काम करना शुरू कर दिया है। फास्ट ट्रैक रिवीजन में हम ये चीज समझेंगे, टेंशन ना लेना, ठीक है। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग अगर आपके किसी सेल में अगर एक जीन, मतलब एक सेल में अगर हाइट के 2 जीन होने हैं, अगर एक जीन भी डोमिनेंट है तो वो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। व्हेन अ टॉल पी प्लांट इज क्रॉस्ड विद अ शॉर्ट पी प्लांट, द रिजल्टेंट प्रोटोजेनी इज ऑलवेज टॉल, because tall is dominant trait and short is recessive trait, therefore dominant trait express itself in the progeny। clear है, law of dominance की वजह से वो शो करता है। आगे बढ़े। now F1 progeny when self pollinated total 800 plant were produced, ठीक है। how many of these would be tall, medium height और short plant, चलिए देखते हैं। हमको ये मिला F1 progeny में, ठीक है, F1 progeny में हमको ये मिला, और इसको अगर हम सेल्फ पॉलिनेट करें, क्वेश्चन खत्म होने वाला, ये आखिरी क्वेश्चन है, ठीक है। इसको हम सेल्फ पॉलिनेट करें तो शिप्रा मैम का रूल लगाओ, 13, 23, 14, 24। पहले का तीसरे से कराओ, पहले का तीसरे से कराओगे, पहले का तीसरे से कराओगे कैपिटल टी, दूसरे का तीसरे से कराओ कैपिटल टी स्मॉल टी, पहले का चौथे से कराओ कैपिटल टी स्मॉल टी, दूसरे का चौथे से कराओ स्मॉल टी। क्लियर है। तो आप ये बताइए कि अगर आपके पास टोटल, ठीक है, मैं ब्लैक से लिखती हूँ, अगर आपके पास टोटल देखो बच्चों जी, आजकल डिजिट वाले क्वेश्चन आने लगे हैं, सोचो बड़े क्लासेस में पूछा जाता है ये, ठीक है। अगर आपके पास टोटल 800 प्लांट हैं,
ठीक है, तो अब ये बताइए कि कितने टॉल बनेंगे इसमें और कितने मीडियम हाइट बनेंगे, कितने शॉर्ट बनेंगे। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग बच्चों जी ये तीनों कैसे बनने चाहिए, टॉल, क्योंकि अगर आपके दो जीन में एक भी टॉल का हुआ तो वो एक्सप्रेस करेगा, और सिर्फ जो है एक ही बनेगा क्या, शॉर्ट, एक क्या बनेगा, शॉर्ट। ठीक है, तो 3 टॉल बनेंगे और 1 शॉर्ट बनेगा, मीडियम हाइट का कोई बनेगा ही नहीं, कि लॉ ऑफ डोमिनेंस के अकॉर्डिंग अगर एक भी डोमिनेंट जीन हुआ तो अपने आप को एक्सप्रेस कर जाएगा। तो अगर 800 आपके पास टोटल प्लांट है, 4 प्लांट बन रहे हैं, तो आप इसको डिवाइड करो, ठीक है, कितना होगा 200। ठीक है, तो भैया जी 600 प्लांट आपके बनेंगे टॉल, ठीक है, 600 प्लांट बनेंगे आपके टॉल और 200 प्लांट बनेंगे आपके डॉर्फ, मीडियम हाइट का कोई नहीं बनेगा। क्लियर हो गया, ठीक है, कैसे निकाला ये समझ गए, 4 ही तो प्लांट बन रहे हैं, अगर 800 प्लांट हैं तो 3 एक टॉल बन रहे हैं, एक डॉर्फ बन रहा है, तो 600 बन गए टॉल, 200 टॉल बन गए और एक डॉर्फ बन गया। क्लियर है, समझ आ गई इतनी बात। तो ये लॉ ऑफ डोमिनेंस का सवाल था पूरा, जाना है बच्चों। सो आई थिंक वी हैव डन। एक और क्वेश्चन है, इसका और में पूछा गया। ओके, नाउ क्वेश्चन थोड़ा देखो, अगर अच्छा सेल्फ पॉलिनेटेड, ठीक है, सेल्फ पॉलिनेटेड वाला कर लिया हम लोगों ने, ठीक है। नाउ अब अगर बात ये है, अगर F1 प्लांट क्रॉस पॉलिनेटेड होता, ठीक है, अगर ये प्लांट क्रॉस पॉलिनेटेड होता, ठीक है, अब यहां पर आपकी कहानी चेंज हुई है, पहले वाले क्वेश्चन में वो सेल्फ पॉलिनेटेड था, तो 600 बनेंगे टॉल, 1 बनेगा आपका, 200 बनेंगे डॉर्फ। पर अगर यही पौधा क्रॉस पॉलिनेटेड होता, मतलब ये इसके साथ भी फ्यूज कर सकता था, भाई ये टोटल डॉर्फ वाले के साथ भी कर सकता था, या तो ये इसके साथ भी कर सकता था, प्योर टॉल वाले के साथ भी कर सकता था। तो क्या कॉम्बिनेशन बनने चाहिए, ठीक है, चलिए बताइए। अगर ये क्रॉस पॉलिनेटेड करता, ठीक है, अगर ये क्रॉस पॉलिनेटेड करता तो यहां पर आपको घुमाया गया है, यहां पर आपको घुमाया गया है, इफ F1 प्लांट वर क्रॉस पॉलिनेटेड द प्लांट विद द हैविंग G, अच्छा स्मॉल टी दिया है, मैंने तो ये वाले से भी कर सकता है पर उसमें स्पेसिफिकली दिया है। अगर वो इसके साथ फ्यूज कर लेता, क्रॉस पॉलिनेट, सेल्फ पॉलिनेटेड में तो 600 हो गए टॉल और 200 हो गए डॉर्फ। अगर ऐसा होता तो क्या होता, ऐसा होता तो मैम मजा ही आ जाता, 13 23 14 24 लगाओ, पहले का तीसरे से, ठीक है, फिर उसके बाद दूसरे का तीसरे से, ठीक है, पहले का चौथे से, पहले का चौथे से, दूसरे का चौथे से, एक सेकंड फिर से चेक करेंगे, पहले का तीसरे से, दूसरे का तीसरे से, यहाँ हुई ना गड़बड़, दूसरे का तीसरे से करेंगे तो ये बनेगा, पहले का चौथे से और दूसरे का चौथे से। क्लियर है, तो अब आप क्या देख रहे हैं कि अगर ऐसा कॉम्बिनेशन हुआ बच्चों जी, तो यहां पर तो हमको 50% प्लांट कैसे दिख रहे हैं, डॉर्फ। तो अगर आपके पास टोटल 800 प्लांट हैं तो आपके 400 प्लांट कैसे हैं, स्मॉल टी वाले, और 400 प्लांट कैसे हैं, कैपिटल टी स्मॉल टी वाले। तो 400 प्लांट बनेंगे डॉर्फ, ठीक है, और 400 प्लांट बनेंगे आपके टॉल, ठीक है। मीडियम हाइट का कोई कंसेप्ट ही नहीं है, ना 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 ना, अगर ऐसा कॉम्बिनेशन है तो तुम मीडियम समझ रहे हो तो नहीं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस अगर कैपिटल टी है आपके पास तो वही एक्सप्रेस करेगा। आपने पहले वाले कॉम्बिनेशन में ये देखा, अगर आप ये वाला क्रॉस करते हैं तो आपको 3 कॉम्बिनेशन ऐसे मिले थे, ये वाले 3 मतलब 800 का 3 भाग कितना होता, 600, और आपको एक ही कॉम्बिनेशन ये वाला मिला था, तो 800 का 1 भाग कितना होता, 200। यहां पर 800 में 2 भाग आपको मिला है स्मॉल टी मतलब 400 प्लांट, और 2 भाग आपको मिला है कैपिटल टी स्मॉल टी मतलब आपके टॉल प्लांट, तो 400 का रेशियो है। तो इस तरीके से भी बच्चों जी कैलकुलेशन आ सकते हैं, और जिनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये क्या है, तो आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन के लेक्चर मेरे लगाने पड़ेंगे, नहीं तो समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो वी हैव डन विद अ सैंपल पेपर। आई होप आपको ऐसा तो नहीं लग रहा भगवान मैम, भगवान हमें तो कान से ही धुआं आ रहा है, ऐसा तो नहीं फील कर रहे हो, अरे फील करने की जरूरत नहीं है। तो आपने देखा कि थोड़ा बहुत मतलब कैलकुलेटिव वाला पेपर बनाया गया है, तो अकल लगानी बहुत जरूरी है। कैलकुलेशन, तुमको लगता है जिनको बायो पसंद है तो मैथ्स उनको बुरा लगता होगा ना, मुझे भी बुरा लगता है, पर अगर आपको डाई हाइब्रिड क्रॉस, मोनो हाइब्रिड क्रॉस ये अच्छे से आते हैं तो हेरिडिटी के सारे सवाल सॉल्व करेंगे। तो कहां सीखेंगे मैम, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का एक लेक्चर मैंने बनाया, एक लेक्चर बनाया, डाई हाइब्रिड कैसे सॉल्व करना है, मोनो हाइब्रिड कैसे सॉल्व करना है, कैलकुलेशन कैसे करना है, वो मैं भी आपको प्रैक्टिस सेशन में और आपको बताऊंगी। ये तो 2 क्वेश्चन है, समझ में आया है ना। और अगर किसी को नहीं समझ में आया तो पता है क्यों नहीं आया, क्योंकि तुमने अभी तक गौर से सुनिए मेरी बात, अभी तक आपने हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का लेक्चर लगाया ही नहीं है, इसलिए आपको समझ में नहीं आया। इवोल्यूशन से कोई सवाल आना नहीं है क्योंकि ये आपके भी टर्म 2 के सिलेबस में है ही नहीं।
ठीक है बच्चों, सो टुडे वी हैव डन विद द सोल्यूशन ऑफ सीबीएसई सैम्पल पेपर। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं, बहुत आसान सी चीज़ है, क्योंकि पहली बार कैलकुलेशन किया है ना, इसलिए थोड़ा सा भगवान मैम बायो में भी मैथ्स क्यों आती है, मुझे भी ऐसे ही लग रहा था। पर जब अपन सॉल्व करवाती रहती हूँ सीनियर सेक्शन में तो टेंशन नहीं होती, पर आप बहुत बार करोगे ना बच्चों तो ही बनने लगेगा। ठीक है, सो नो पेन नो गेन। ठीक है, इस बार का पेपर देख के तो तुम्हें यही लग रहा होगा पेन ही पेन है, गेन का तो नहीं पता। इस पेन को हम गेन में कन्वर्ट करेंगे यार, तुम काहे के लिए टेंशन कर ले रहे हो। एक सवाल क्या 50 भी आएंगे ऐसे तो हम 50 सॉल्व करेंगे। ठीक है, एंड देन मुंह बंद करो और शुरू करो पढ़ाई। तो आई एम हियर, मैं अपना मुंह चला रही हूं ताकि तुम्हें ट्रेन कर सकूं, तुम अपना मुंह बंद रखो ताकि तुम खुद ट्रेन हो सको। सो प्लीज ये याद रखिए कि जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक गेन नहीं होगा। सो नो पेन नो गेन, सो देन शट अप योर माउथ एंड स्टार्ट ट्रेन योर सेल्फ, एंड आई एम गिविंग यू ट्रेनिंग। सो प्लीज उसको फॉलो करिए और अपने पाथ को अचीव करिए। बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है बच्चों, बहुत ही प्यारा पेपर आया है, आई तो लव इट। ठीक है, यू ऑल्सो विल लव इट, पर एक बार आपको इसको बार बार वीडियोस को देखना पड़ेगा, कैसे मैम कर रही है, कैसा क्या कैलकुलेशन कर रही है, तभी आपको समझ में आएगा। तो अगली बार मैं मिलूंगी किसी एक अमेजिंग चीज, एक नहीं बहुत सारी अमेजिंग चीज ऑफ द 10th क्लास स्टूडेंट। बिल्कुल भी घबराना नहीं, मैं आपके हूँ साथ। अभी आपको हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन का फास्ट ट्रैक रिवीजन भी दूंगी, वन शॉट रिवीजन भी दूंगी, रिप्रोडक्शन का भी वन शॉट रिवीजन दूंगी, आर एनवायरमेंट का भी दूंगी, टेंशन नहीं लेना। सी यू इन द नेक्स्ट अमेजिंग सेशन मेरे प्यारे बच्चों, तब तक थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।